यस चलिए यार अब पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी, है ना। चलिए क्या बात है, तूफान एकदम। एक चैप्टर है बहुत ही प्यारा सा जो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स के आने की संभावना रखता है। बाकी तो आईसीएसआई जानता है वो क्या करेगा, हम लोग ईमानदारी से पढ़ के जा सकते हैं। ICDR सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। आई विल ट्राई एंड रिकॉर्ड दिस रिवीजन इन दिस फैशन कि इस रिवीजन को आप बार बार देख पाओ। तो जब भी आपको लगता है कि चैप्टर पढ़े समय हो गया, आप इस रिवीजन को देखो एंड वापस आप पूरे चैप्टर को कनेक्ट कर लो। इस रिवीजन के साथ में थोड़ी सी आपने और एफर्ट दे दिए तो आई थिंक यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। इस रिवीजन को इस तरह से रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा मैं कि आप इसको बार बार भी देखें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पॉइंट्स याद नहीं रहते, तो इसके अंदर आई विल ट्राई एंड कवर ईच एंड एवरी पॉइंट सो दैट आप इसको बार बार देखते हो तो आपका एक रिवीजन रिवैम्प भी हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर दोस पॉइंट्स कंफर्टेबली। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, अगर उसके ओवरव्यू को हम लोग देखते हैं, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, प्रोविजंस रिलेटिंग टू आईपीओ एंड एफपीओ, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ये मेन कंटेंट है। दिस इज चैप्टर नंबर 2 and 4 ऑफ आईसीडीआर। याद है ना, चैप्टर नंबर लिखे थे हमने बेरैक के हिसाब से। चैप्टर 2 बात करता है आईपीओ का, चैप्टर 4 बात करता है एफपीओ का। तो आईपीओ और एफपीओ से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो 1 to 25 के अंदर दे रखे हैं। वंडरफुल। उसके बाद में कुछ हमने स्पेशल प्रोविजंस पढ़े। स्पेशल प्रोविजन मतलब चैप्टर नंबर 5 में है प्रेफरेंशियल इशू, हमने वो पढ़ा। चैप्टर नंबर 6 में है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, हमने वो पढ़ा। चैप्टर नंबर 7 में आईपीओ ऑफ आईडीआर, राइट इशू ऑफ आईडीआर, 2 चैप्टर वो पढ़े। लास्ट में आईपीओ ऑफ एसएमई एंड आईजीपी। देखो आप तो ये आईसीडीआर का चैप्टर कितना इजी है। एक्चुअली पूरे चैप्टर में यही तो है। चैप्टर 2 और 4 डिटेल में दिया है एंड देन चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इनको उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफली दे दिया है, एकदम मजे से, पता भी नहीं चलेगा और कंफ्यूज हो जाएगा। पहले हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स हिट दिस थिंग। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट पढ़े, जैसे कि टाइप्स ऑफ इशू। कुछ भी नहीं है टॉपिक। टाइप्स ऑफ इशू, इशू कितने प्रकार का हो सकता है, इतने इजी क्वेश्चन पूछते नहीं है। पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू। पब्लिक इशू फर्दर 2 टाइप का हो सकता है, आईपीओ एज वेल एज एफपीओ। तो पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू। पब्लिक इशू हो गया आईपीओ एफपीओ। thereafter there can be preferential issue and qualified institutional placement, इतने प्रकार के इशू हो सकते हैं। फिर आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर, रेगुलेशन नंबर 3 ऑफ आईसीडीआर, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी कहता है कि आईसीडीआर कब एप्लीकेबल होगा। आईसीडीआर विल बी एप्लीकेबल आईपीओ बाय अनलिस्टेड इशूअर, एफपीओ ऑफ अ लिस्टेड इशूअर, राइट इशू वेयर द वैल्यू एक्सीड्स 50 CR, बोनस इशू बाय लिस्टेड इशूअर। ये हो गए हमारे 4। उसके बाद में प्रेफरेंशियल इशू बाय लिस्टेड इशूअर एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ऑफ लिस्टेड इशूअर, याद आ रहा है। उसके बाद में ले आते हैं हम फॉर एग्जांपल आईडीआर के प्रोविजन, आईपीओ ऑफ आईडीआर एंड देन राइट इशू ऑफ आईडीआर। उसके बाद में ले जाते हैं एसएमई, आईपीओ ऑन एसएमई प्लेटफॉर्म बाय एन एसएमई कंपनी। उसके बाद में आ जाएगा हमारा भले ही और कौन सा, आईजीपी, लिस्टिंग ऑन आईजीपी का प्लेटफॉर्म। और कुछ मोरलेस, चलो लेट्स सी, पूरी क्लास का फोकस यहीं पे। एप्लीकेबिलिटी, सबसे पहले इजी पॉइंट्स आ जाते हैं। आईपीओ बाय अनलिस्टेड, राइट इशू बाय लिस्टेड, एफपीओ बाय लिस्टेड एंड बोनस इशू बाय लिस्टेड, ये 4 सबसे इजी। उसके बाद में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल इशू, ये भी हो गया। उसके बाद में आते हैं आईपीओ ऑफ आईडीआर एंड राइट इशू ऑफ आईडीआर एंड देन लिस्टिंग ऑन आईजीपी एंड इनिशियल ऑफर बाय एसएमई। बहुत इजी है, देखते हैं एक बार वापस। सबसे पहले इजी वाले, सबसे पहले आईपीओ बाय अनलिस्टेड इशूअर, एफपीओ बाय लिस्टेड इशूअर, राइट इशू बाय लिस्टेड इशूअर, बोनस इशू बाय लिस्टेड इशूअर, राइट इशू बाय द वैल्यू एक्सीड्स 50 CR, ये इजी 4। उसके बाद में 2 और जो टाइप्स ऑफ इशू से हमने सीखा, प्रेफरेंशियल इशू बाय लिस्टेड कंपनी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बाय लिस्टेड कंपनी, इजी पीजी डन। ये 6 पॉइंट तो भूल ही नहीं सकते हम लोग, टाइप्स ऑफ इशू में यही तो पढ़ा है। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग ऑन आईडीआर, तो राइट इशू ऑफ आईडीआर एज वेल एज आईपीओ ऑफ आईडीआर। उसके बाद में हम आ जाते हैं अगर इसके बाद में एसएमई और आईजीपी, तो लिस्टिंग ऑन आईजीपी एंड इशू बाय एसएमई, इशू एट एसएमई, वेरी इजी, खत्म। और हम पूरे चैप्टर में वही तो आगे पढ़ भी रहे हैं, दैट मेक्स इट फर्दर इजी, बहुत ही भारी। चलो हम यहां पर आते हैं, टाइप्स ऑफ इशू हो गया, एप्लीकेबिलिटी हो गया। फिर उसके बाद के 6 टॉपिक्स हैं जो हम एक साथ ही बोल लेते हैं। अजी 1 2 3 4 5 6 एंटिटीज नॉट एलिजिबल फॉर आईपीओ, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर आईपीओ, जनरल कंडीशंस फॉर आईपीओ, देन एंटिटीज नॉट एलिजिबल फॉर एफपीओ, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एफपीओ एंड जनरल कंडीशंस फॉर एफपीओ, याद आ रहा है। चलो, एंटिटीज नॉट एलिजिबल for IPO as well as entities not eligible for FPO. Entities not eligible for IPO के अंदर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, ठीक है। वो 5 मिनट एक बार मन में फटाफट से बोलो।
चलिए issuer, promoter group, selling shareholder, if they are debarred, if our company's promoter director are also promoter director of some other company which is debarred, हमारे issuer, promoter, director are willful defaulter or fraudulent borrowers, our promoter directors are fugitive economic offenders, and the last is our company has outstanding convertible security there. Easy. इसमें दो एक्सेप्शन भी है कि अभी भले आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है लेकिन वो इस ऑफर डॉक्यूमेंट के पहले क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और दूसरा ईसॉप है तो चलेगा. बहुत आसान. एफपीओ के लिए पॉइंट सीधे आ जाते हैं, बस सिर्फ 4 पॉइंट रहते हैं. फर्स्ट 4 पॉइंट्स आ जाएगा आपका. इशुअर, प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर आर नॉट डिबार्ड. आर कंपनीज प्रमोटर डायरेक्टर आर नॉट प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी व्हिच इज डिबार्ड. आर इशुअर, प्रमोटर डायरेक्टर आर नॉट विलफुल डिफॉल्टर, फ्रॉडुलेंट बोरोवर, एंड प्रमोटर डायरेक्टर्स आर नॉट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. इजी पीजी. हम लोग बहुत स्मार्टली इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि जब हम विलफुल डिफॉल्टर का प्रोविजन बोलते हैं तब हम लोग बोलते हैं इशुअर, प्रमोटर, डायरेक्टर, लेकिन जब हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोलते हैं तो हम सिर्फ प्रमोटर डायरेक्टर का नाम लेते हैं, बिकॉज इशुअर जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं हो सकता. डन. इजी. सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एलिजिबिलिटी. आईपीओ के पे ध्यान देना है. 3 एलिजिबिलिटी. फर्स्ट इज नेट टेंजिबल एसेट हैज टू बी 3 crore. नेट टेंजिबल एसेट हैज टू बी 3 CR इन ईच प्रीसीडिंग 3 year. ठीक है. उसके अंदर आउट ऑफ विच नॉट मोर देन 50% शुड बी इन मॉनेटरी फॉर्म, और अगर वो मॉनेटरी फॉर्म में तो यू विल हैव टू गिव अ फर्म कमिटमेंट दैट यू विल यूटिलाइज इट. एकदम सिंपल. उसके बाद में दूसरा आ जाता है पॉइंट, योर एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years शुड बी 15 crore with profit in each year. Then your net worth should be 1 CR in each 3 preceding year. नेट टेंजिबल एसेट और नेटवर्थ ईच ईयर में चाहिए 333,111, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज चाहिए 15 विद प्रॉफिट इन ईच ईयर. एंड द फोर्थ कंडीशन इज इफ द कंपनी हैज चेंज्ड इट्स नेम एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू शुड बी फ्रॉम एक्टिविटी सजेस्टेड बाय न्यू नेम. चलो बोलते रहना साथ में, आप जितना बोलोगे उतना आपको याद आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा. एकदम सिंपल. चलो इसके बाद हम आ जाते हैं, अगर ये चारों कंडीशन कोई कंपनी कंप्लाई नहीं कर पाती है तो देयर इज एन ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी आल्सो. ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी में कितने पॉइंट्स हैं? 2. इशू शुड बी एज पर book building process and at least dash has to be allotted to QIB 75%, at least 75% has to be allotted to QIB. Done. इसके बाद में हम आगे जाते हैं, eligibility criteria for FPO. 4 की जगह एक ही कंडीशन है that the company should have not changed its name in preceding 1 year. If they have changed their name in preceding 1 year, at least 50% of the revenue should be from activity suggested by new name. और ये कंप्लाई नहीं करते हो तो ऑल्टरनेटिव में सेम, इशू शुड बी एज पर बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म, एटलीस्ट 75% has to be allotted to QIB. फिर आता है तीसरा सेट ऑफ क्वेश्चन, जनरल कंडीशन. जनरल कंडीशन फॉर आईपीओ एंड जनरल कंडीशन फॉर एफपीओ. इनमें एक आधा पॉइंट का डिफरेंस है, जैसे कि प्रमोटर के शेयर्स डीमैट में होने चाहिए, पर हम लोग उसको भी लिखेंगे तो चलेगा, तो आपने इसको साथ में ही पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबसे पहले जनरल कंडीशन की 4 कंडीशन एक्चुअली जनरल है, 2 कंडीशन तो बहुत स्पेसिफिक है. 4 जो जनरल कंडीशन है जनरल की वो क्या है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना होता है. अग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी फॉर गेटिंग देयर सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म. All the shares should be fully paid up and promoter के shares should be in demat form. याद आ रहा है? एकदम सिंपल. ये 4 जनरल कंडीशंस हो गए. I'll repeat again. स्टॉक एक्सचेंज को आपने अप्लाई कर दिया फॉर लिस्टिंग, आपने डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट कर लिया फॉर गेटिंग योर शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, आपके सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं और प्रमोटर के सारे शेयर्स डीमैट फॉर्म के अंदर हैं. ये चारों कंडीशंस शुड बी सैटिस्फाइड. देन कम्स द 2 जनरल कंडीशंस व्हिच आर वेरी स्पेसिफिक. At least we should have firm commitment, firm arrangement of finance from verifiable means, firm arrangement of finance from verifiable means for at least 75% of the total project amount, excluding issue proceeds and internal accrual. सारे तूफान हो आप लोग, बेस्ट एकदम. ये हो गया. इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन आता है, वो बहुत स्पेसिफिक है, that in the offer document you have to give disclosure के पैसा कहाँ इस्तेमाल करने वाले हो. वहां पर मैक्सिमम 25% can be disclosed as general corporate purpose, maximum 25% can be disclosed as unidentified investment, and in aggregate A plus B मिला के should not exceed 35%. ये सबको समझ में भी आ रहा है ना कि आप एक को दिखा सकते हो 25%, अगर एक को 25 दिखा दिया तो दूसरे को आप 10% ही दिखा पाओगे, क्योंकि दोनों मिला के 35 की लिमिट में होना चाहिए. इंटरनल कैप इज 25 बट ओवरऑल कैप इज 35. चलो ये भी हो गया. बहुत इजी से टॉपिक है. अब अगर मैं यहां पर आता हूं तो अरे आप लोग किल कर रहे हो एकदम, क्योंकि आप बच्चे यहां तक सारे पॉइंट्स बोल चुके हो कि आपको याद है, एकदम ही भारी है. अब आ रहे हैं एक तूफान टॉपिक पे, ये पसंद ही नहीं आता बच्चों को. एडिशनल कंडीशंस फॉर ऑफर फॉर सेल. ये कहता है कि जब भी ये कंपनी ओएफएस कर रही है
तो उसको कुछ एडिशनल कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले याद आ जाना चाहिए कि ओएफएस क्या होता है। ऑफर फॉर सेल मतलब एक कंपनी जब स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक इशू कर रही है, लेकिन उस पब्लिक इशू में कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर रही है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या प्रमोटर्स ही लोग हैं जो लोग 1 साल तक शेयर को होल्ड करके बैठे हैं, ऐसे लोग अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं थ्रू एन प्रोस्पेक्टस। एक प्रोस्पेक्टस इशू करके शेयर्स इशू हो रहे हैं, पर वो नए शेयर की जगह एग्जिस्टिंग शेयर्स है। कभी कभी पब्लिक इशू में कॉम्बिनेशन भी होता है कि थोड़े नए शेयर थोड़े ओएफएस, कुछ कुछ होते हैं प्योर ओएफएस, कुछ कुछ होते हैं प्योर फ्रेश इशू। तो जैसे कि सुला वाइनयार्ड, इट वाज प्योर ओएफएस कि इसके अंदर जितने शेयर इशू हुए थे पूरे के पूरे प्रमोटर थे। जोमैटो का जो आईपीओ आया था वो एक कॉम्बिनेशन था, थोड़े जोमैटो ने नए शेयर इशू किए थे, थोड़े ओएफएस थे। तो ऐसा होता है। ओएफएस का मतलब होता है कि जब कंपनी नए शेयर की जगह प्रमोटर के शेयर्स प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को बेच रही है, उसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। हमारे सिलेबस में आता है एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल। अभी हमने पढ़ा कि आईपीओ के लिए क्या कंप्लाई करना है, एफपीओ के लिए क्या कंप्लाई करना है। अब हम पढ़ रहे हैं अगर हम ओएफएस करेंगे तो एडिशनली क्या क्या कंप्लाई करना है। एडिशनली कंप्लाई करने से 2 कंडीशन, शेयर्स हैव टू बी फुल्ली पेड अप एंड द सेलिंग शेयर होल्डर मस्ट बी होल्डिंग दीज शेयर्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। बस ये 2 ही कंडीशन। अब हमारे सिलेबस में आते हैं इसकी जो सेकंड कंडीशन है, दैट द शेयर मस्ट हैव बीन हेल्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर बाय सेलिंग शेयर होल्डर प्रायर टू सेलिंग इट अंडर ओएफएस। उसके 2 एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन उसका ये है कि ये अगर पहले कन्वर्टेबल सिक्योरिटी थी और बाद में कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर बने, तो जब हम कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्ड करके बैठे थे, क्या ये 1 ईयर होल्डिंग पीरियड में काउंट होगा? द आंसर इज यस। दूसरी चीज ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ओएफएस ला रहे हैं, तो ओएफएस लाने के टाइम पे जो आप ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, ओएफएस लाने के समय जो आप ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने के पहले यू टू मेक श्योर कि ये कन्वर्ट हो जाए। जब तक कन्वर्ट नहीं हो तो नहीं चलेगा। और ये जो 1 ईयर का टेन्योर हम चेक करते हैं एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, कि जब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया वहां से 1 साल का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए दैट सेलिंग शेयर होल्डर के पास कम से कम 1 साल तक ये शेयर होने चाहिए। ये फिर भी इजी एक्सप्लेनेशन। फिर आता है सर ये इतना एक्सप्लेनेशन डिटेल में क्यों बता रहे हो आप सब कुछ? अरे एग्जाम में हमने देखे ना पेपर में 1 मार्क के क्वेश्चन है भाई, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। हमने पेपर सॉल्व किया था ना, उसमें कैसा क्वेश्चन है कि क्या एक व्यक्ति के पास 2 डीमैट अकाउंट हो सकते हैं क्या? अरे ये पूरे बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये हमें डिस्कशन में समझ में आता है कि कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, एग्जाम में वो कैसा भी 1 मार्क का क्वेश्चन बना सकते हैं कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है और वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मिला के 11 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड हो रहा है, 1 मंथ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के बाद होगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जब आप ओएफएस का ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं तब तक 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड पूरा कंप्लीट होना चाहिए, भले कन्वर्टेबल हो, भले आइसोलेशन हो, कैसा भी हो, कुल मिला के 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपकी सिक्योरिटी कन्वर्टेबल है तो आपको ध्यान रखना है ऑफर डॉक्यूमेंट के पहले तो कन्वर्जन पूरा हो जाना चाहिए, तब तक कन्वर्जन नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। बहुत अच्छा। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक आ जाता है, वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, कि ये जो 1 ईयर की कंडीशन है वो किस केस में एप्लीकेबल नहीं है। फिर ये बताते हैं ये 3 केसेस जिसके अंदर 1 ईयर की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट, अगर ओएफएस आ रहा है बाय अ गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और एनी कॉर्पोरेशन और एसपीवी सेटअप बाय दीस पीपल। गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन्होंने कोई एसपीवी सेटअप किया है, तो वो विच इज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो यही मतलब ना उस गवर्नमेंट है तो एग्जम्पशन नहीं। गवर्नमेंट कंपनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो कि होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, तो उनको एग्जम्पशन है 1 ईयर की कंडीशन से। दूसरा, आई हैव रिसीव्ड सम शेयर्स pursuant to any scheme approved by high court or tribunal or central government। एक स्कीम है जो सेक्शन 230 232 ऑफ कंपनीज एक्ट में मर्जर अमाल्गमेशन की स्कीम होती है। तो आई हैव रिसीव्ड सम शेयर्स pursuant to a scheme which is approved by high court, NCLT or central government in lieu of some interest or business that I was holding for at least 1 year। मेरे पास कोई तो बिजनेस था, कोई कंपनी थी, कुछ शेयर थे जो मैं 1 साल तक होल्ड करके बैठा था, वो देकर और एक स्कीम के तहत मुझे ये शेयर्स मिले, तो इन शेयर्स को मुझे 1 ईयर तक होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट सबसे इजी आता है कि मेरे पास कुछ इक्विटी शेयर्स थे जिनको मैं 1 ईयर तक होल्ड करके बैठा था, उन इक्विटी शेयर्स पे क्या मिला है? बोनस इश्यू मिला है। तो इन बोनस शेयर्स को मुझे 1 साल तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड ये बोनस शेयर इज इशूड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड दे आर नॉट इशूड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और ये हो गया आपका पूरा टॉपिक ऑफ ओएफएस। जबरदस्त। नहीं, यू गाइस आर डूइंग गुड, यू गाइस आर डूइंग रियली गुड। चलो यहां पर आते हैं, फिर आता है हमारा दूसरा टॉपिक वारंट। चलो हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले 10 तक कंप्लीट करेंगे, 10th लास्ट टॉपिक है, फिर हम देखेंगे, सांस लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो 25 तक तो बहुत दूर दिख रहा है। फिर 10 तक वारंट इज वेरी सिंपल।
वारंट क्या होता है हमने सुना है, एक डिटैचेबल सिक्योरिटी होती है जिसको मेन इंस्ट्रूमेंट से अलग भी किया जा सकता है, और वारंट इज नॉट अ सिक्योरिटी इन इटसेल्फ बट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच गिव्स यू अ राइट टू बाय अ सिक्योरिटी। मेरे पास अगर वारंट है तो वो दिखा के मुझे सिक्योरिटी मिल सकती है भविष्य में। अब वारंट के प्रोविजन हमारे सिलेबस में कि क्या होता है प्रोविजन। सबसे पहले वारंट क्या होता है, वारंट इज एन इंस्ट्रूमेंट which gives you a right to buy a security. Warrant पे लिखा होता है that if you have got this warrant, then you have a right to apply for 1 equity shares after 3 months at 250 rupees per share. तो warrant gives me a right to buy a security. ऐसा। अब यहाँ पे हमारे सिलेबस में फोकस है प्रोविजन फॉर वारंट कि वारंट की क्या प्रोविजन है। 4 प्रोविजन है जो याद रखना है। पहला, वारंट का मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है, अप टू 18 मंथ्स। वारंट का टेन्योर 18 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता है। या बच्चों के पास लिखा हुआ नहीं है क्या, है कि नहीं है नहीं कुछ, कोई बात, अरे कोई बात नहीं यहाँ पर, अरे दंगे मत करो यार। 8.4 मैं शेयर करवा दूंगा आपके पास, चिंता मत करो। चलो, प्रोविजन फॉर वारंट, पहली चीज द टेन्योर शुड बी अप टू 18 मंथ्स। सेकंड, द एक्सरसाइज प्राइस हैज टू बी डिसाइडेड अपफ्रंट, कि हमें पहले डिसाइड करना है कि किस प्राइस में आपको शेयर मिलेंगे। ये तो कुछ नहीं है, 25% ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस हैज टू बी पेड अपफ्रंट, ये भी ध्यान रखना है। फिर जब ड्यू डेट आएगा वो एक्सरसाइज करने का, वहां पे यू विल गेट मैक्सिमम 3 मंथ्स। अगर आपने ड्यू डेट से 3 मंथ्स तक पे नहीं किया है तो जो आपने पहले 25% दिया है वो भी क्या हो जाएगा, फोरफीट हो जाएगा। और लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट आता है कि एक इंस्ट्रूमेंट के साथ में मल्टीपल वारंट भी हो सकते हैं। आई विल रिपीट अगेन, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर वारंट। 1, द मैक्सिमम टेन्योर फॉर वारंट्स 18 months. Second, exercise price has to be decided upfront and 25% of the exercise price has to be paid upfront. Very good. इसके बाद में when the due date comes, if you've not paid the remaining balance within 3 months, then even the exercise price का 25% you paid earlier will be forfeited, and a single instrument can have multiple warrants attached to it. Very easy, very easy. चलो, अब हम लोग एक पड़ाव कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे टारगेट बनाते हैं, पहला माइलस्टोन ये है हमारा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में दूसरा माइलस्टोन हम सीधा यहीं लेके जाएंगे, ये दूसरा माइलस्टोन रहेगा हमारा, और तीसरे माइलस्टोन में हम इन सबको फोड़ेंगे। सही है। अब हमने पहला माइलस्टोन अचीव किया, अभी 10 टॉपिक्स है डन। लेट्स सी कि 10 के 10 टॉपिक्स हमको याद है कि नहीं है। टाइप्स ऑफ इशू, सबसे पहले देखा था हमने पब्लिक इशू। पब्लिक इशू के अंदर क्या होगा, आईपीओ, एफपीओ। सेकंड, राइट इशू। थर्ड, बोनस इशू। नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल इशू। लास्ट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। नहीं पूछेंगे क्वेश्चन कभी भी। फिर आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर। अब ये ध्यान से, सबसे पहले आईपीओ ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, एफपीओ बाय लिस्टेड कंपनी, राइट इशू इफ द इशू साइज एक्सीड्स 50 CR, बोनस इशू बाय अनलिस्टेड कंपनी, प्रेफरेंशियल इशू बाय लिस्टेड कंपनी, बोनस इशू बाय लिस्टेड कंपनी, प्रेफरेंशियल इशू बाय लिस्टेड कंपनी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बाय लिस्टेड कंपनी। ये एकदम इजी 6 पॉइंट। उसके बाद में आ जाता हूं मैं आईडीआर पे। तो आईपीओ ऑफ आईडीआर एंड राइट इशू ऑफ आईडीआर, लिस्टिंग एट आईजीपी, लिस्टिंग एट एसएमई। डन डन, इजी पीजी। फिर हम जाते हैं एंटिटीज नॉट एलिजिबल, वो चार्ट आ गया अपना पूरा। एंटिटीज नॉट एलिजिबल फॉर आईपीओ, एंटिटीज नॉट एलिजिबल फॉर एफपीओ, एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर आईपीओ, एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर एफपीओ, जनरल कंडीशंस फॉर आईपीओ एंड जनरल कंडीशंस फॉर एफपीओ। चलो, सबसे पहले आते हैं एंटिटीज नॉट एलिजिबल फॉर आईपीओ के अंदर, इफ द इशूअर, प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर्स आर डिबार्ड। दूसरा, if the company issuers, promoter director are also promoter director of some other company which is debarred. If our issuer, promoter director are willful defaulter or fraudulent borrower. And the next point is, if our promoter director are fugitive economic offender. And last is if we have any outstanding convertible security. कोई भी right है जो conversion रखता है वैसा कुछ भी है, excluding ESOPs. And the second thing is, if ये convertible security है लेकिन offer document के पहले क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफर डॉक्यूमेंट ही था, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट के पहले अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल, ये हो गया हमारा सबसे पहले एलिजिबिलिटी। सेम एफपीओ पे आ जाता हूं, तो एफपीओ में सेम कॉपी पेस्ट है, लास्ट पॉइंट नहीं है, ये तो और इजी है। इशूअर, प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर आर नॉट डिबार्ड। इफ आर कंपनीज प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी व्हिच इज डिबार्ड। इफ आर इशूअर, प्रमोटर डायरेक्टर आर विलफुल डिफॉल्टर, फ्रॉडुलेंट बोरोवर। इफ आर प्रमोटर डायरेक्टर्स आर इकोनॉमिक ऑफेंडर। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो ये एलिजिबल नहीं है, एंटिटीज नॉट एलिजिबल। फिर आती है एलिजिबिलिटी कंडीशन, बहुत इजी। सबसे पहले हाईलाइट बोलूं तो मैं, नेट टेंजिबल एसेट शुड बी 3 crores, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी 15 CR, नेटवर्थ शुड बी 1 crore। 3 CR का जो नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए ईच ईयर्स में। अब उसके अंदर मुझे अगर थोड़ा सा मसाला लगाना है जो मॉड्यूल के हिसाब से लगे आंसर, इतना ईजी है, वहां लिख दो 3 years फुल ईयर्स ऑफ 12 months ईच। क्या इंफॉर्मेशन दे दी उन्होंने, कैलकुलेटेड ऑन रीइंस्टेटेड बेसिस। अरे क्या इंफॉर्मेशन,
तो ये सिर्फ क्या है, ऐसा भारी भारी देख रहे हो विनोद इंग्लिश में, बस वही है यहाँ पे। तो हमारा आंसर ऐसा लगता है कि कुछ बहुत भारी लिखा है, बट है क्या इसके अंदर, there's nothing here, you can easily write 3 years each में दिमाग है, उसके बाद क्या है, of 12 months each, ठीक है भाई, ठीक है, 10 साल वाला ईयर नहीं, ठीक है, 12 months वाला लेना। चलो उसके बाद में आ गए हम लोग, पहला पॉइंट होने के बाद में, आउट ऑफ विच नॉट मोर देन 50% शुड बी इन मॉनेटरी फॉर्म, मॉनेटरी एसेट। अगर 50% मॉनेटरी एसेट में है भी, तो ऐसा नहीं कह रहे कि आईपीओ नहीं करने देंगे, लेकिन आपको एक कमिटमेंट देना होगा कि आप इसको फटाफट से लिमिट के अंदर ले आओगे। सेकंड जो 15 करोड़ वाला है, उसमें एवरेज है 3 इयर्स का, लेकिन ईच ईयर में क्या होना जरूरी है, प्रॉफिट होना जरूरी है। और जो नेटवर्थ है वो है ईच 3 इयर्स 1 करोड़ का नेटवर्थ। फिर फोर्थ कंडीशन आ जाता है, इफ द कंपनी हैज चेंज्ड इट्स नेम इन प्रीसीडिंग 1 ईयर, at least 50% of the revenue should be from activity suggested by the new name। काफी आसान, हाँ बस खत्म हो गया। इसके बाद में ऑल्टरनेटिव कंडीशन आ जाती है। ऑल्टरनेटिव कंडीशन 2 है, बुक बिल्डिंग 75% टू QIB, बस। और इसको FPO पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, सिर्फ फोर्थ कंडीशन है और 2 ऑल्टरनेटिव कंडीशन है। FPO के लिए एक ही एलिजिबिलिटी है, इफ द कंपनी हैज चेंज्ड इट्स नेम इन प्रीसीडिंग 1 ईयर, देन एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू शुड बी फ्रॉम एक्टिविटी सजेस्टेड बाय न्यू नेम। एकदम मजेदार। और उसके बाद में दूसरी चीज आ जाती है, अगर ये कंडीशन कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो बुक बिल्डिंग इशू लाना पड़ेगा और 75% टू QIB, वेरी इजी। जनरल कंडीशंस देख लेते हैं, हमें याद है कि नहीं याद है। जनरल कंडीशंस के अंदर सबसे पहले तो 4 है, एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज देना होगा, अग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी करना होगा, ऑल द शेयर्स शुड बी, एंड प्रमोटर के शेयर्स शुड बी इन डीमैट फॉर्म। 4 पॉइंट्स आ गए इजी। फिर 2 स्पेसिफिक पॉइंट आ जाते हैं, फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मींस फॉर एटलीस्ट 75% of the project amount excluding issue proceeds, internal accruals, बेस्ट एकदम दोनों जगह पे आ गया। और लास्ट पॉइंट आ जाता है कि in the offer document we have to give disclosure as to the use of the proceed, wherein maximum 25% can be disclosed as general corporate purpose, maximum 25% can be disclosed as unidentified investment, and maximum 35% for aggregate of A and B। बहुत आसान, डन हो गया। तो हम यहां तक आ चुके हैं, बहुत ही भारी हो आप लोग। अरे यार यहां तक आ गए। एडिशनल कंडीशन फॉर OFS, सबसे पहले 2 एडिशनल कंडीशन है OFS के लिए, शेयर्स हैव टू बी फुली पेड अप एंड दे मस्ट बी होल्डिंग इट फॉर 1 ईयर। अब ये 1 ईयर के 2 एक्सप्लेनेशन है और 3 एक्सेप्शन है। 2 एक्सप्लेनेशन ये कहते हैं कि 1 ईयर की कंडीशन कब तक चेक करेंगे, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने तक। जब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया तब तक 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। फिर इसमें कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को कंसीडर करेंगे कि हाँ, अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का भी होल्डिंग पीरियड है तो वो भी काउंट किया जाएगा। बस ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होने के पहले कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जो है वो कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर बन जानी चाहिए। फिर आते हैं 3 एक्सेप्शन कि ये 3 केसेस के अंदर आपको 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, OFS इज बाय अ कंपनी व्हिच इज अ गवर्नमेंट कंपनी, statutory authority or any corporation or SPV set up by these people only engaged in infrastructure sector. First point. Second point, if any person has received such shares in pursuance of a scheme approved by High Court, Tribunal, NCLT या फिर Central Government in lieu of, ये क्यों मिला उसको शेयर, in lieu of interest or business held for at least 1 year. बेस्ट एकदम। और इसके बाद में ले जाते हैं वो हमको बोनस शेयर कंडीशन पे, दैट if you receive bonus shares and the main shares, the parent shares you've been holding for 1 year, then you don't have to comply 1 year condition for bonus shares, provided the bonus issue is out of securities premium and free reserves and not out of unrealized profit or revaluation reserves। खत्म। और लास्ट टॉपिक आता है यहाँ पे वारंट का। वारंट का प्रोविजन ये कहता है दैट 4 प्रोविजन से वारंट के, पहला मैक्सिमम टेन्योर 18 months, exercise price has to be provided upfront, 25% of exercise price has to be paid upfront. If from the due date of payment within 3 months you've not made the payment, then the amount initially paid will be forfeited. And last is a single instrument can have multiple warrants attached to it. खत्म हो गई बात, खत्म हो गया। And that is the first milestone done. Are we good here? चलो नेक्स्ट माइलस्टोन को फोड़ते हैं। उसमें सबसे पहला ही बहुत बड़ा पहाड़ है, चलो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी कंपनी है जिसके अंदर कंपनी पब्लिक से पैसा लाना चाहती है तो एक जिम्मेदारी बनती है कंपनी की, कंपनी के प्रमोटर्स भी पैसा लेकर आए। गोल्डन रूल इज, गोल्डन परसेंटेज इज 20%।
पर उसको हम लिखते कैसे, हम मॉड्यूल की तरह से लिखने की कोशिश करते हैं. इन केस ऑफ IPO 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल, इन केस ऑफ FPO 20% ऑफ proposed issue or 20% of post issue capital. In case of composite issue 20% of proposed issue or 20% of post issue capital excluding right issue component. Very good, done हो गया पार्ट. उसके बाद हम जाते हैं कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कब आना चाहिए. इश्यू ओपन होने के एक दिन पहले, इश्यू ओपन होने के एक दिन पहले प्रमोटर को अपना पूरा का पूरा पैसा लगे जमा कराना होगा. थर्ड, नॉन एप्लीकेबिलिटी. नॉन एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी आता है. यस, नॉन एप्लीकेबिलिटी. अगर IPO है तो एक ही एक्सेप्शन है, इफ द इश्यूअर हैज नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर. अगर इश्यूअर के पास प्रमोटर ही नहीं है तो कौन लाएगा कंट्रीब्यूशन, बात ही खत्म. अगर FPO है तो दो एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन नंबर 1, इश्यूअर हैज नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर. एक्सेप्शन नंबर 2, यू हैव टू कंप्लाई विद 3 कंडीशन. तीनों कंडीशन कंप्लाई किए तो भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन से एग्जम्पशन है. ये 3 कंडीशन कहती है, सबसे पहले शेयर्स शुड बी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड फॉर एटलीस्ट 3 years. You are complying with LODR for at least 3 years. And 95% of investor grievances received up till the end of the last quarter have been completely redressed. अगर ये तीनों कंडीशन कंप्लाई करते हो तो भी आपके ऊपर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कंडीशन आने वाली नहीं है. बेहतरीन, 3 पॉइंट हो गए. अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट के ऊपर, लॉक इन. प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में अगर मिनिमम पैसा प्रमोटर लेकर आया 20%, दैट विल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 18 months. प्रमोटर को मस्ती है वो उससे ज्यादा लेकर आया कि मेरे को 20% बोला था और मैं तो 30% होल्ड करना चाहता हूं, तो जो एडिशनल 10% है इट विल बी लॉक्ड इन फॉर 6 months. और प्रमोटर के अलावा अगर कोई भी प्री इश्यू शेयर होल्डर है तो उनके शेयर्स विल बी लॉक्ड इन फॉर 6 months. प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के जो शेयर्स हैं जो 18 months और 6 months के लिए लॉक्ड इन है, ये डबल हो जाएंगे और ये 3 year और 1 year हो जाएंगे अगर जो इश्यू प्रोसीड्स में पैसा आ रहा है उसका मेजॉरिटी इज बीइंग यूज्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. खत्म खत्म. और इसी के अंदर हमने फिर एक और चीज पढ़ी थी, हेल्पर का कंसेप्ट. हेल्पर का कंसेप्ट क्या कहता है हमको कि प्रमोटर का जो भी कंट्रीब्यूशन है, पूरी क्लास का ध्यान यहाँ पे, प्रमोटर का जो भी कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन का आधा हिस्सा, 20% प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मिनिमम, उसका आधा हिस्सा दैट इज 10% कैन बी ब्रॉट इन बाय दीस 5 हेल्पर्स. प्रमोटर इनकी मदद ले सकता है कि प्रमोटर को वैसे तो खुद से लाना है, पर प्रमोटर कभी नहीं ला पा रहा है तो इन 5 लोगों से प्रमोटर लेकर आ सकता है. ये 5 लोग कौन है? 3 को तो आप जानते हो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज. बचे हुए 2 कौन है? AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर. ये 5 को हेल्पर बोलते हैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में. प्रमोटर चाहे तो इन लोगों से पैसे ले सकता है, मतलब ये लोग भी शेयर्स खरीदेंगे तो उसको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट किया जाता है अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10%. तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का आधा हिस्सा तो प्रमोटर को ही लाना है, पर वो आधे हिस्से के लिए इनकी मदद ले सकता है. काफी आसान. चल, उसके बाद में चालू हो जाते हैं इनके छोटे छोटे से प्रोविजंस. अब IPO FPO के छोटे छोटे प्रोविजन आ रहे हैं, जैसे कि प्रोविजन आता है अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, अदर इंटरमीडिएट्स एंड कंप्लायंस ऑफिसर. क्या करो? लीड मैनेजर को अपॉइंट करो. अपॉइंट 1 or more मर्चेंट बैंकर एज लीड मैनेजर. परफेक्ट है. उसके बाद में लीड मैनेजर के साथ मिलकर यू विल अपॉइंट अदर इंटरमीडिएट्स, जैसे कि यू कैन अपॉइंट अंडरराइटर, RTI, सिंडिकेट मेंबर्स, बैंकर टू एन इशू एक्सेट्रा. RTI तो बहुत ही कंपलसरी होता है, सभी जरूरी है, पर RTI, अंडरराइटर, इन सबको आप मिलकर अपॉइंट कर सकते हो. एंड यू आल्सो हैव टू अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर. सो हेडिंग है अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, अदर इंटरमीडिएट्स एंड कंप्लायंस ऑफिसर. तो सबसे पहले आप एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करते हो एज लीड मैनेजर, और मल्टीपल मर्चेंट बैंकर को मल्टीपल लीड मैनेजर भी अपॉइंट कर सकते हो. एंड देन लीड मैनेजर के साथ मिलकर यू अपॉइंट अदर इंटरमीडिएट्स, अंडरराइटर, RTI, बैंकर टू एन इशू एक्सेट्रा. एंड देन यू अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर, अ CS को अपॉइंट किया जाता है एज कंप्लायंस ऑफिसर. छोटू सा टॉपिक है. उसके बाद में आता है हाय कंसेप्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट. हर एक कंपनी को, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ये आपका साथ बहुत लंबे समय तक निभाएगा, ध्यान रखना इसका. ये बहुत लंबे समय तक करिकुलम में रहेगा, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन हर जगह पे. ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट. एक एंटिटी को अगर कभी भी पब्लिक को ऑफर डॉक्यूमेंट देना है, एक एंटिटी को अगर कभी भी पब्लिक को ऑफर डॉक्यूमेंट देना है, प्रोस्पेक्टस देना है, तो उसके पहले उस कंपनी को इस प्रोस्पेक्टस की ड्राफ्ट कॉपी, जिसे कहते हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ये फाइल करना होगा किसके पास? सेबी. तो कंपनी विल हैव टू फाइल अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी. एंड देन साथ ही साथ दिस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी हैज टू बी फाइल्ड विद स्टॉक एक्सचेंज. दिस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हैज टू बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट ऑफ सेबी, स्टॉक एक्सचेंज एंड मर्चेंट बैंकर. इन सबकी वेबसाइट पे भी आएगा. एंड वी इनवाइट पब्लिक कमेंट्स कि हे पब्लिक, किसी को भी कुछ कमेंट देने तो दे दो. 21 डेज के लिए हम पब्लिक कमेंट्स इनवाइट करते हैं. 21 डेज तक पब्लिक कमेंट्स आते हैं और हम ये सभी को दे देते हैं. साथ ही साथ हम न्यूज़पेपर में भी अपलोड कर देते हैं कि भैया 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 सुनो ना, ये हम लोगों का ऑफर डॉक्यूमेंट आ रहा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर एंड हिंदी न्यूज़पेपर. तो इंग्लिश, रीजनल, हिंदी, इन तीनों लैंग्वेज के एक एक न्यूज़पेपर के अंदर हम बता देते हैं कि ऑफर डॉक्यूमेंट आ रहा है.
अब ये हमने ऑफर, जो हमारा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट था उसके बारे में पब्लिश कर दिया। वापस बोलता हूँ, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी सेबी को, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट तीनों की वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया है, सेबी, कंपनी एंड मर्चेंट बैंक तीनों की वेबसाइट पे, टू इनवाइट पब्लिक कमेंट्स। पर पब्लिक को पता कैसे चलेगा? उसके लिए हमने न्यूज़पेपर में भी अपलोड करवा दिया, 1 इंग्लिश 1 हिंदी 1 रीजनल, कि हमारा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे है, किसी को भी ऑफर डॉक्यूमेंट देना है, किसी को भी कमेंट या ऑब्जर्वेशन एडवाइस देनी तो आप दे सकते हो। ये जो 21 दिनों में लोगों के कमेंट्स आते हैं, ये सब हम सेबी को दे देते हैं, और सेबी हैज इन टोटल 30 डेज टू रिस्पॉन्ड। जिस दिन हमने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया था, वहां से सेबी के पास में 30 डेज है टू रिस्पॉन्ड। सेबी जो भी ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स देगी, वो ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स हमको हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करना है, तभी वो बनेगा फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। Thereafter we'll file it to ROC, Stock Exchange and SEBI, and then we can give it to public. पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट देने के पहले सेबी उस डॉक्यूमेंट को पूरा इंडेप्थ चेक करवा रही है कि आप किसी को बेवकूफ बना के पैसे कलेक्ट ना कर लो। एक लास्ट टाइम वापस बोलता हूँ, आप बस देखना मैं सही बोल रहा हूँ क्या। कंपनी अभी आप में मर्चेंट बैंक है, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, वेबसाइट 1 2 3 तीनों की, फिर न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर दिया, ठीक है। फिर वेबसाइट में 21 डेज से हमने कमेंट्स इन्वाइट किए पब्लिक से, और उसके बाद में ये सब हमने सेबी को दिए। इसके बेस पे सेबी के पास 30 डेज थे फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। 30 डेज के अंदर सेबी हैड टू रिस्पॉन्ड। सेबी ने जो भी ऑब्जर्वेशन दिए, उन सब ऑब्जर्वेशंस को हमने ऐड किया हमारे, और फिर ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को बनाया फाइनल ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड फिर हमने इसको आरओसी, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी इनको देते हैं, और फाइनली हम पब्लिक को डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। यहां तक कि मर्चेंट बैंकर जब अपना ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेबी को देता है, साथ में वो एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी देता है कि अभी तक के सारे कंप्लायंसेस हमने अच्छे से कर लिए, जरूरत से ज्यादा आसान, सुपर डुपर इजी, डन है। ये है ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके बाद में एक पेज में इतना कंटेंट तो आपने कोई पढ़ा ही नहीं होगा, और पागल हो जाओगे आप। इधर आ जाओ, आसबा को लेकिन उन्होंने इतना सा लिखा है कि पब्लिक इशू के अंदर जो भी एप्लीकेशन आएगी वो आसबा से आएगी। अब इन्होंने समरी में लिख दिया है, रियल लाइफ में उन्होंने डिवाइड कर रखा है, कुछ पे आसबा कंपलसरी है, कुछ को ऑप्शन दे रखा है, ऐसा है। पर इन्होंने लिख दिया कि पब्लिक इशू से जो भी एप्लीकेशन आएगा आसबा से आएगा। फिर इसी बात में हमने आसबा पढ़ा था, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। Any bank in India which wants to work as an intermediary, self-certified syndicate bank, they make an application to SEBI. SEBI add their name in their list. SEBI add करता है लिस्ट में नाम कि हाँ आप एक self-certified syndicate bank हो। अब वो बैंक अपनी सारी ब्रांचेस को डेजिग्नेट करता है, डेजिग्नेटेड ब्रांच, डेजिग्नेटेड ब्रांच, डेजिग्नेटेड ब्रांच, और एक को बना देता है कंट्रोलिंग ब्रांच, मेन ब्रांच। किसी भी इन्वेस्टर को अगर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है, तो वो क्या कर सकता है, आके अपने बैंक का, जो बैंक सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक है, उनकी ब्रांच में आके सबमिट कर सकता है कि मुझे इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है। वो बैंक क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन लेगा, उसका जो एप्लीकेशन मनी है, मान लो 15,000 रुपए, वो आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर देगा, और फिर इस एप्लीकेशन को कंट्रोलिंग ब्रांच के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचा देगा। अब स्टॉक एक्सचेंज के पास कंपनी का सबका एप्लीकेशन आ चुका है, ठीक है, कंपनी ने लिख दिया कि इस व्यक्ति ने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ऐसे कंपनी के पास लाखों करोड़ों शेयर्स का एप्लीकेशन आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, फिर कंपनी डिसाइड करती है किस किस को अलॉटमेंट करना है। तो कंपनी ने एक लिस्ट निकाल ली कि इन 6,000 लोगों को अलॉटमेंट करना है, और इन 4,000 लोगों को रिजेक्ट करना है। रिजेक्शन वालों का भी नोटिस दिया, तो बैंक वालों ने उनके जो 15,000 ब्लॉक कर रखे थे, वो ब्लॉक के छिटा दिया कि भैया तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन जिन 6,000 लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है, बैंक उनके बैंक अकाउंट में जो ब्लॉक किया हुआ पैसा है, वो ट्रांसफर अप कर देती टू द कंपनी। आसपास से फायदा ये होता है कि कंपनी के सिर पे जो रिफंड करने का प्रॉब्लम था, वो हट जाता है। आर वी अंडरस्टैंड? क्वाइट इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आसबा एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, आए हैं तो ये रहा आसबा कि सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, कोई भी बैंक जो अप्लाई करती है सेबी के पास, सेबी ऐड कर देते हैं उनके नाम इन द लिस्ट ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, और वो बैंक बन जाती है एक सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। फिर किसी व्यक्ति को अप्लाई करना है आईपीओ में, तो वो बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांच के पास जाता है, वहां से एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती है सेंट्रल ब्रांच, कोऑर्डिनेटिंग ब्रांच, कंट्रोलिंग ब्रांच के पास। फिर ये ब्रांच ब्लॉक करती है एप्लीकेशन मनी इन एप्लीकेंट्स बैंक अकाउंट, फॉरवर्ड कर देती है आसबा एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज द कंपनी, एंड इफ द नेम ऑफ द एप्लीकेंट अपीयर इन रजिस्टर ऑफ एप्लीकेंट्स, जो आपको लिस्ट ऑफ अलॉटीज, तब आपके डीमैट, आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया जाता है। और अगर आपके नाम पे शेयर अलॉट ही नहीं हुए हैं, तो ट्रांसफर करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ब्लॉकेज हटा दिया जाता है। याद आ रहा है क्या आसबा? चलो, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है आसबा का। फिर आगे जाके हमको पढ़ाते हैं आईपीओ ग्रेडिंग। कंपनीज में ऑब्टेन आईपीओ ग्रेडिंग। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का चैप्टर पढ़ा था, वहां पे आईपीओ रेटिंग मैंडेटरी था, और यहां तक कि अगर आपने 3 कंपनी से रेटिंग लिया है, तो आपको तीनों डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, ये भी जरूरी था। हम यहाँ पे आते हैं उसके बाद में अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग में कहते हैं कि अगर आपका बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म है, तो जो आपके लीड मैनेजर हैं, उन्हीं को आप अपॉइंट कर देते हो एज अंडरराइटर, और अगर फिक्स प्राइस इशू है, तो किसी भी अंडरराइटर को अपॉइंट कर सकते हो। अंडरराइटिंग तो करानी है,
लेकिन किससे करानी है? बुक बिल्डिंग में जो लीड मैनेजर होता है मर्चेंट बैंकर, वही अंडरराइटिंग करता है। फिक्स प्राइस इशू में किसी से भी अंडरराइटिंग करवा सकते हो। फिर आता है मॉनिटरिंग एजेंसी, बहुत भारी कंसेप्ट। मॉनिटरिंग एजेंसी क्या कहता है? अगर आपका इशू साइज 100 करोड़ से ज्यादा है, ओएफएस नहीं, इसमें प्योर इशू साइज, प्योर इशू साइज अगर 100 करोड़ से ज्यादा है, देन अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विल बी अपॉइंटेड एज मॉनिटरिंग एजेंसी, जो मॉनिटर करती है कि आप इशू का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट करते रहते हैं कि इन्होंने पैसा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। और ये कब तक काम करते हैं? जब तक आपने इशू का पूरा पैसा यूज नहीं कर लिया। एग्जाम्पल, आज आईपीओ आ रहा है जिसमें हमने रेस किए 200 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा है तो मॉनिटरिंग एजेंसी मैंडेटरी हो गई। तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करेंगे एज अ मॉनिटरिंग एजेंसी। वो देखेगी जब तक ये 200 करोड़ आपने पूरे खर्च नहीं कर दिए। मान लीजिए 200 करोड़ खर्च करने में आपको 2.5 साल लगे, 2.5 ईयर्स, तो ये 2.5 ईयर्स तक ये आपके ऊपर मॉनिटर करती रही और हर क्वार्टर में रिपोर्ट किया इन्होंने कि इस क्वार्टर में इतना पैसा यहां इस्तेमाल कर दिया। मॉनिटरिंग एजेंसी का कंसेप्ट यही है कि हमने ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजर दिया था कि हम पैसा कहां इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये मॉनिटरिंग एजेंसी चेक करता है कि हम वहीं पे पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, तो ये क्वार्टरली रिपोर्ट देता है। फिर आता है प्री इशू एडवर्टाइजमेंट, पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट। सिंपल, दोनों के अंदर आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। प्री इशू एडवर्टाइजमेंट कब इशू किया जाता है, कहां इशू किया जाता है और उसमें क्या इशू होता है। कब इशू किया जाता है प्री इशू एडवर्टाइजमेंट, ये मतलब इशू के पहले, ठीक है, इधर आओ। व्हेन आफ्टर फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरओसी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हमारा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनता है, हम सभी को देते हैं, फिर आता है ऑफर डॉक्यूमेंट, एंड में आरओसी के पास फाइल होता है और फिर हम पब्लिक को देते हैं। तो जिस दिन आपने आरओसी का फाइल कर दिया उसके बाद में आपको प्री इशू एडवर्टाइजमेंट देना है। प्री इशू एडवर्टाइजमेंट हैज टू बी फाइल्ड आफ्टर फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरओसी। वेयर इट हैज टू बी फाइल्ड? वन इंग्लिश, वन हिंदी, वन रीजनल न्यूज़पेपर, सेम। इसमें क्या पब्लिश करते हो? डिटेल्स ऑफ योर ऑफर डॉक्यूमेंट, आपके ऑफर डॉक्यूमेंट की डिटेल्स को डिस्क्लोज कर देते हो, प्री इशू डॉक्यूमेंट। फिर आता है पोस्ट इशू डॉक्यूमेंट, पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट। इसमें भी तीन चीजें, कब इशू करना है? जब आपकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है उसके 10 दिन के अंदर, विद इन 10 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आईपीओ। आपने अलॉटमेंट, रिफंड, लिस्टिंग सब कर दिया है, जिस दिन सब हो गया उसके 10 दिन के अंदर आपको एक पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट देना है। कहां देना है? इंग्लिश, हिंदी, रीजनल न्यूज़पेपर में। इसमें आप क्या पब्लिश करते हो कि इशू कैसा रहा, कितना एप्लीकेशंस आए थे, हमारा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या था, हमने अलॉटमेंट कितनों को किया है, कौन सी दिन डेट ऑफ लिस्टिंग है, कब इनका अलॉटमेंट डेट है, हमारा रिफंड हो चुका है क्या, किस दिन शेयर्स इनके डीमैट अकाउंट में आएंगे, एवरी रिपोर्ट ऑफ द इशू के इशू कैसे संभाला हमने, ये सब चीजें लिख के देते हैं। दिस इज प्री इशू एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ईजी है याद रखने के लिए। प्री इशू की भी तीन चीजें याद रखो कि कब देना है, किस में देना है, उसमें क्या देना है। पोस्ट इशू की भी कब देना है, किस में देना है, उसमें क्या देना है। किस में देना है तो इजी हो गया ना, वन इंग्लिश, वन हिंदी, वन रीजनल, वन इंग्लिश, वन हिंदी, वन रीजनल। कब देना है? आफ्टर फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरओसी, एंड यहां पर विद इन 10 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। क्या पब्लिश करना है? यहां पर ऑफर डॉक्यूमेंट और यहां पे इशू रिलेटेड आइटम्स के इशू, कितना एप्लीकेशन आया, कितना अलॉटमेंट हुआ, क्या बेसिस ऑफ अलॉटमेंट था, किस दिन हमने रिफंड किया है, किस दिन अलॉटमेंट किया है, कब डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे, कब लिस्टिंग हो जाएगी, ये सब। चलो इसके बाद में ओपनिंग ऑफ द इशू। जिस दिन सेबी ने ऑब्जर्वेशन दिया था हमको, हम सेबी को ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिए थे, सेबी ने उसके ऊपर रिप्लाई कर दिया था हमको। जिस दिन सेबी का रिप्लाई आ गया उसके 12 months के अंदर आपको इशू ओपन कर देना है। तो इतना लंबा समय मिलता है, आप आराम से इशू ओपन करके इशू क्लोज कर दो। उसके बाद में लेकर आते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज टू बी 90%। अगर आपने 1000 करोड़ का इशू लाया है तो 900 करोड़ के एप्लीकेशन तो आने ही चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, यू हैव टू रिफंड ईच एंड एवरी मनी रिसीव्ड, ईच एंड एवरी पेनी रिसीव्ड विद इन 4 days। 4 दिनों के अंदर आपको पूरा रिफंड कर देना है। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, इशू कितने दिन के लिए ओपन रहेगा? मिनिमम 3, मैक्सिमम 10। कम से कम 3 दिनों के लिए इशू ओपन रहेगा और मैक्सिमम ये 10 days के लिए इशू ओपन रह सकता है। फिर आता है मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। कम से कम एप्लीकेशन पे आपको 25% ऑफ इशू ले लेना है। ये कब की बात कर रहे हैं? ये रियलिटी में नहीं होता, ये तब की बात कर रहे हैं अगर आप कॉल पे पैसा रिसीव कर रहे हो। इफ यू प्लान कि आप 100 रुपए का शेयर है और उसको ऐसा 30 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए ऐसे करके लोगों से लेना चाहते हो, आपने 11th-12th में करा होगा ना कॉल मनी रेस करना। तो अगर आप कॉल्स पे पैसा रेस कर रहे हो तो ये कह रहे हैं कि मिनिमम एप्लीकेशन के टाइम पे टोटल इशू प्राइस का 25% तो ले ही लो। टोटल इशू प्राइस का 25% आपको ले लेना है। तो अगर 100 रुपए का इशू प्राइस है तो 25 रुपीज तो आपको एप्लीकेशन पे ही ले लेना है। अभी रेलेवेंट नहीं है आज के जमाने में। उसके बाद में लेकर आते हैं ये पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट। लास्ट इज रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी में कहते हैं कि जब लीड मैनेजर ऐसा कह देगा कि सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लाई हो चुकी है, तब बैंकर टू एन इशू मनी को रिलीज करते हैं टू गो टू इशूअर्स बैंक। तो आज मान लीजिए रिलायंस आईपीओ लेकर आया है, एफपीओ लेकर आया है, तो ये पूरे टाइम पे पैसा रिलायंस के अकाउंट में नहीं आता, ये बैंकर टू एन इशू के पास आता है। और जब लीड मैनेजर आके कहता है दैट सारे कंप्लायंस हो गए, तब बैंकर टू एन इशू ये पैसा ले जाके दे देता है रिलायंस को, ये लो यूज करो।
रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी, डायरेक्टली लिखा नहीं है, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू इस पर 25% समझा कि अगर 10 रुपए का शेयर है तो 2.5 रुपए तो एप्लीकेशन में मांगना ही पड़ेगा, ये अलग चीज है। और एक और चीज होती है मिनिमम एप्लीकेशन साइज, कि जब भी आईपीओ होगा तो एक व्यक्ति को कम से कम कितने की शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है, वो कहते हैं मिनिमम, ये जो रेंज है ये होनी चाहिए 10,000 टू 15,000। तो आईपीओ का एप्लीकेशन वैल्यू शुड बी बिटवीन 10 टू 15,000। तो आप ह्युंडई देख लो, जोमेटो देख लो, कितने भी आईपीओ देख लेना, उनका जो एक व्यक्ति कम से कम कितने के लिए अप्लाई कर सकता है, 14,000, 15,000, 14,500 इसके आसपास दिखेगा, बिकॉज सेबी ने रेंज दे रखा है 10,000 टू 15,000 मिनिमम एप्लीकेशन साइज। दोनों का नाम सेम दिखता है, मिनिमम एप्लीकेशन साइज, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू सेम दिखता है। एक कहता है कि अगर आपके पैसे कॉल्स पे ले रहे हो शेयर के, तो आपको कम से कम 25% तो ले लेना है एप्लीकेशन पे, और एक चीज कहता है कि मिनिमम एक व्यक्ति कितने शेयर्स के लिए, कोई 100 रुपए के शेयर ले सकता है कि नहीं, 10 से 15,000 का शेयर का मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू रहेगा, मिनिमम लॉट रहेगा। यहां तक आते हैं हम लोग, और यहां पर आके आपके सारे मेजर 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 टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट हो जाते हैं। और इस माइलस्टोन का बस एक टॉपिक बचता है, वो है फास्ट ट्रैक एफपीओ। अगर मैं यहां पर आता हूं तो हमने जो पिछला माइलस्टोन बनाया था उस माइलस्टोन में सब कुछ हो जाता है हमारा, सिर्फ फास्ट ट्रैक एफपीओ बचता है। चलो, फास्ट ट्रैक एफपीओ क्या होता है, अच्छे से सुनना, सिक्योरिटी डिपॉजिट छोड़ो भी, फास्ट ट्रैक एफपीओ क्या होता है। फास्ट ट्रैक एफपीओ, फास्ट ट्रैक एफपीओ, फास्ट ट्रैक होता है, समझा। चलो, फास्ट ट्रैक एफपीओ एक ऐसा एफपीओ है जिसके अंदर नॉर्मली हमें ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देना है सेबी को, सेबी से 30 डेज के लिए वेट करना है, और ये 30 डेज वेट करने के बाद सेबी अगर ऑब्जर्वेशन देगा तो उसको इंक्लूड करना, फिर हमें आगे बढ़ना है। अगर 30 डेज में सेबी ने कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं दी है तो जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है वही बन जाता है हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट। फास्ट ट्रैक इशू में क्या होता है, आपको सेबी के पास में ये चीज देने की कोई जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू फाइल द ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू सेबी, यू कैन डायरेक्टली गिव इट टू पब्लिक। सही है सर, ये इसमें कंपनी के 30 डेज बच जाते हैं, इसीलिए इस इशू को कहते हैं फास्ट ट्रैक इशू, बिकॉज द कंपनी इज एबल टू सेव 30 डेज। वंडरफुल। मेन क्वेश्चन इस पे बनता है, विच कंपनीज आर एलिजिबल फॉर फास्ट ट्रैक इशू। क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी कंपनी जो फास्ट ट्रैक इशू के लिए एप्लीकेबल है, के लिए एलिजिबल है, मुझे बताओ। जिन कंपनीज का प्रमोटर सर है, जिन सर, सिर्फ सर नहीं, सलीम सर हैं, गधों मेमोरी टेक्निक बच जाएगी पूरी, इधर आओ। जिस कंपनी का प्रमोटर सलीम, तो अगर मैं यहां पर आके बोलता हूं विच कंपनीज आर एलिजिबल फॉर फास्ट ट्रैक एफपीओ, जिनका प्रमोटर सलीम है, जिनका प्रमोटर सलीम है। प्रमोटर और सलीम, ये है मेमोरी टेक्निक हमारी। प्रमोटर, ऑल द शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर शुड बी इन डीमैट फॉर्म। टॉपिक क्या चल रहा है, अगर एक कंपनी ने सारी कंडीशन कंप्लाई कर दी तो उनकी सिक्योरिटीज, वो कंपनी एलिजिबल है फॉर फास्ट ट्रैक एफपीओ अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। पहली कंडीशन, प्रमोटर, ऑल द शेयर्स ऑफ प्रमोटर शुड बी इन डीमैट फॉर्म। सलीम, एस से 3 पॉइंट, देयर शुड बी नो सबसिस्टिंग शो कॉज नोटिस, they have not been suspended for a period of 3 years, they have not used settlement mechanism for a period of 3 years. सलीम। A, ऑडिट क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये ले लेते हैं ऑडिट क्वालिफिकेशन, अगर आपके ऑडिट रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन था तो रीइंस्टेटेड ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड। AL should be listed for 3 years and compliance with LODR for 3 years। फिर इसमें हमने एक और चीज पढ़ी कि देखो सुनो ना, वैसे तो आपको पूरा LODR कंप्लाई करना है, लेकिन LODR के अंदर अगर कॉम्पोजिशन ऑफ BOD से रिलेटेड कोई नॉन कंप्लायंस है और अब आपने कंप्लाई कर दिया है, पिछले 3 सालों में कहीं कुछ नॉन कंप्लायंस था बट एज ऑन डेट आपने कंप्लायंस करके उसको पूरा डिस्क्लोजर दे दिया है, तो हम जाने देंगे, कोई बात नहीं, फिर भी आप एलिजिबल हो। तो नॉर्मल पॉइंट इज यू शुड हैव कंप्लाइड विद LODR फॉर 3 years, और उसमें इतना सा कहा है कि अगर छोटा मोटा नॉन कंप्लायंस हुआ है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन ऑफ BOD तो माफ कर देंगे। लिस्टेड, L, लिस्टेड एंड LODR कंप्लायंस फॉर 3 years। I, investor grievances from the received up till the end of last quarter, 95% of them should have been redressed. M, market cap, average market capitalization for public issue should be at least 1000 crore, for right issue should be 250 CR। सब पॉइंट हुए, 3 पॉइंट और बच जाते हैं। I से पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इशुअर, मर्चेंट बैंकर, इन लोगों के बीच में, एसोसिएट, इनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। फिर 2 पॉइंट्स इनको याद रखना कठिन है कि आपका annualized trading turnover should be at least
2% of your total number of shares, total weighted average shares. Annualized trading turnover should be 2% of total weighted average number of shares. दूसरा, annualized delivery based trading turnover should be at least 10% of annualized trading turnover. No conflict of interest, तो ठीक है. उसके बाद में annualized trading turnover in preceding 6 months, that's okay, should be 2% of weighted average number of shares, and annualized delivery based trading turnover should be at least 10% of annualized trading turnover. हम लोग कहां हैं? हम लोग यहां हैं जहां पे हम लोग सेकेंड माइलस्टोन भी अचीव कर चुके हैं. देखते हैं कि सेकेंड माइलस्टोन हमें याद है या नहीं है. चलो, इंसेप्शन देखिए आपने? नहीं देखी क्या? मैं दिखाता हूं अभी, ठीक है. यह है रिवीजन का रिवीजन. हम लोग अभी तक कर रहे थे रिवीजन, अब हम कर रहे हैं रिवीजन का रिवीजन, ठीक है ना. थोड़ी देर में ऐसे गिरने लग जाओगे आप, ठीक है. इधर आओ. अगर एंड में मैं बोल दूंगा कि मैं रिवीजन के रिवीजन का भी रिवीजन कराऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. पर इधर आते हैं अभी हम इस माइलस्टोन पे आते हैं, पॉइंट नंबर 11 to 25 जो अभी हम रिवाइज कर आए. देखते हैं हमें कितना याद है. सबसे पहले प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, 5 पॉइंट है. सबसे पहला तो आईपीओ के केस में मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना? 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल. यही एफपीओ के केस में 20% ऑफ प्रपोज इश्यू और 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल. यही इसके बाद में कॉम्पोजिट इश्यू केस में 20% ऑफ प्रपोज इश्यू और 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल एक्सक्लूडिंग राइट इश्यू कंपोनेंट. चलो, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कब लाना होता है? 1 day प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इश्यू. प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के एग्जम्पशंस हैं. अगर आईपीओ है तो एक ही एग्जम्पशन है, क्या? नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर. एफपीओ के केस में 2 एक्सेप्शन है. फर्स्ट इज नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर, सेकंड इज 3 कंडीशंस. इफ यू कंप्लाई विद ऑल ऑफ दीस 3 कंडीशन, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं है. ये 3 कंडीशंस क्या हैं? अभी क्या कर रहे हो? You the shares are frequently traded for at least 3 years. You are in compliance with LODR for 3 years, and investor grievances received up till the end of last quarter, 95% of them have been redressed. Best एकदम. फिर आ जाता है हमारा नीचे लॉक इन. प्रमोटर का जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो प्रमोटर या हेल्पर ने जो होल्ड कर रखा होता है उस पर लॉक इन लगता है 18 मंथ्स का. प्रमोटर ने मिनिमम से ज्यादा अगर कुछ रख रखा है तो एक्स्ट्रा पोर्शन पे 6 मंथ्स और प्री इश्यू शेयर होल्डर पे 6 मंथ्स. फिर प्रमोटर के मिनिमम या एक्सेस का जो 18 और 6 मंथ्स है ये डबल हो जाता है इफ मेजॉरिटी प्रोसीड्स आर यूज्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. हेल्पर का कंसेप्ट एक और बार, 5 हेल्पर हैं जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में मदद कर सकते हैं बट नॉट मोर देन 10%. दीस 5 आर पहले 3 में बताऊंगा, 2 आप बताना. शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, AIF एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स. वेरी गुड. चलो, ये हो गया प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, पहला पॉइंट आपको याद है. दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ, ये कौन है? ये सीएम कौन है? एलएम है क्या? वो समझता नहीं आपको? एलएम है, एलएम है, समझ में नहीं आ रहा है किसी को? अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, अदर इंटरमीडिएटरीज एंड कंप्लायंस ऑफिसर. मर्चेंट बैंकर हैज टू बी अपॉइंटेड लीड मैनेजर. 1 और मोर मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर सकते हो. फिर मर्चेंट बैंकर और कंपनी मिलकर अदर इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट करती है, जैसे कि अंडरराइटर, बैंकर टू एन इश्यू, आरटीआई एक्सेट्रा. इससे आप अपॉइंट करोगे. देन यू टू आल्सो अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर. कंपनी सेक्रेटरी हैज टू बी अपॉइंटेड एज कंप्लायंस ऑफिसर. बेस्ट है. फिर फाइलिंग ऑफ डीओडी एंड ओडी. चलो, मैं बताऊंगा. कंपनी बिहाफ पे मर्चेंट बैंकर. मर्चेंट बैंकर सबसे पहले डीओडी देगा सेबी को. डीओडी जब सेबी को देगा, साथ में देगा एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, साथ में डीओडी देगा एक स्टॉक एक्सचेंज को, साथ में डीओडी वेबसाइट पे भी अपलोड करेगा तीनों की, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर. साथ में न्यूज़पेपर में भी आप पब्लिश कर देगा कि हमने 1 इंग्लिश 1 रीजनल 1 हिंदी न्यूज़पेपर के अंदर के हमने ये वेबसाइट वगैरह पे अपलोड कर दिया डीओडी. वेबसाइट पे अपलोड करते हैं हम 21 डेज के लिए. पब्लिक के क्या इनवाइट कर रहे हैं? कमेंट्स. अभी कमेंट्स वगैरह आ चुके हैं. अब सेबी के पास टोटल 30 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू गिव एनी इशू, एनी ऑब्जर्वेशन और एनी कमेंट. ये ऑब्जर्वेशन और कमेंट जैसे ही हमारे पास में आ गए, अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करेंगे हमारे ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तब बनेगा फाइनल ऑफ अ डॉक्यूमेंट. फिर हम इसको वापस फाइल करते हैं विद आरओसी, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी. नाउ वी आर रेडी टू गिव आवर ऑफर डॉक्यूमेंट टू पब्लिक. हे भगवान, गजब. ये हो गया ड्राफ्ट ऑफ. फिर आ गया आसबा. आसबा खत्म हो गई बात. आसबा के अंदर क्या है? एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. इशू के अंदर सारे एप्लीकेशन आसबा से आएंगे, ऐसा उन्होंने लिख के दे दिया है. चलो, कोई प्रॉब्लम. आजकल तो यूपीआई से ले रहे हैं भाई, तूफान एकदम. आसबा क्या होता है? कोई भी बैंक जो खुद आसबा की सर्विस देना चाहता है वो खुद को रजिस्टर करता है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक विद सेबी. फिर ये अपनी बहुत सारी ब्रांचेस को बनाते हैं डेजिग्नेटेड ब्रांच, और एक ब्रांच को बनाता है कंट्रोलिंग ब्रांच.
डेजिग्नेटेड ब्रांच पे कोई भी व्यक्ति आके अपना एप्लीकेशन दे सकता है शेयर के लिए, ये एप्लीकेशन वहां से कंट्रोलिंग ब्रांच के पास जाएगा, कंट्रोलिंग ब्रांच उसके बैंक अकाउंट में पैसे को ब्लॉक कर देगा, फिर उसको स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी तक फॉरवर्ड कर देगा। अगर उसको शेयर अलॉट होते हैं तभी कंपनी पैसे ट्रांसफर करेगा, और अलॉट नहीं होते हैं उसको तो वहीं से पैसों को कर देगा अनब्लॉक। एज सिंपल एज दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते हैं हमारे आईपीओ ग्रेडिंग, कंपलसरी है क्या? नहीं। उसके बाद मतलब अंडर राइटर, अंडर राइटर के लिए हमको अपॉइंट करना है अगर बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म है तो लीड मैनेजर, और अगर फिक्स प्राइस इशू तो किसी भी रजिस्टर्ड अंडर राइटर को पसंद करके ले आओ। उसके बाद में हो गया मॉनिटरिंग एजेंसी, मॉनिटरिंग एजेंसी मैंडेटरी इफ द इशू साइज इज मोर देन 100 CR एक्सक्लूडिंग ओएफएस। मॉनिटरिंग एजेंसी के तौर पे किसको अपॉइंट करते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो कि चेक करता है कि जो आईपीओ का प्रोसीजर प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है। ये क्वार्टरली रिपोर्ट देते रहते हैं जब तक आपने पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं कर लिया। उसके बाद में आता है हमारा एडवर्टीजमेंट, प्री इशू एंड पोस्ट इशू। चलो आराम से, प्री इशू एडवर्टीजमेंट की 3 चीजें, पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट की 3 चीजें। पहला आता है कि आप उसको कहां पब्लिश कर, कब पब्लिश कर रहे हो। कब पब्लिश करने में? प्री इशू के अंदर, आफ्टर फाइलिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरओसी। ठीक है, कहां? 1 इंग्लिश, 1 हिंदी, 1 रीजनल। उसमें क्या पब्लिश करोगे? डिटेल्स रिलेटिंग टू ऑफर डॉक्यूमेंट। पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट कब पब्लिश करना है? विद इन 10 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आईपीओ। डन। कहां पब्लिश करेंगे? 1 इंग्लिश, 1 हिंदी, 1 रीजनल। और उसमें क्या पब्लिश करेंगे? हर डिटेल विद रिस्पेक्ट टू द इशू क्लोज होने की बात कर रहे हैं, कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन दैट वी रिसीव्ड, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, हाउ वी हैव अलॉटेड, टाइप्स कैसे अलॉट किया, मतलब किस किस को कितना कैटेगरी अलॉट हुआ है। उसके बाद में रिफंड कब कर दिया, अलॉटमेंट कब कर दिया, डीमैट में कब क्रेडिट आएगा, लिस्टिंग कब होने वाला, लिस्टिंग का एप्लीकेशन कब किया, ये सब डिटेल्स हम वहां पे लिख के देते हैं, प्री एंड पोस्ट। ओपनिंग ऑफ द इशू, इशू शुड ओपन विद इन 12 months। जिस दिन सेबी ने ऑब्जर्वेशन दिया था आपको, जब हमने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया था, वहां से 12 months के अंदर इशू ओपन हो जाना चाहिए। उसके बाद में मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, 90% नहीं आया तो पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा विद इन 4 days। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू दो तरह से होता है, एक तो 25% ऑफ द टोटल शेयर्स का प्राइस, एक शेयर का जो टोटल प्राइस है उसका 25% एप्लीकेशन पे लेना कंपलसरी है, बट ये रेलेवेंट नहीं है आजकल, क्योंकि आजकल तो पूरा पैसा ले लिया जाता है। फिर एक और कंसेप्ट पढ़ा है मैंने मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू में, 10,000 से 15,000 के बीच में होना चाहिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जब एक नई कंपनी का आईपीओ आता है। उसके बाद में आ गया हमारा रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। ये जो भी आईपीओ का पैसा होता है वो बैंकर टू द इशू के पास इकट्ठा होता रहता है, कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं जाता, वहां पे इकट्ठा होता रहता है। और जिस दिन सारा कंप्लायंस हो जाएगा, लीड मैनेजर इशारा करेगा कि सारा कंप्लायंस हो चुका है, उस समय पे बैंकर टू एन इशू इस पैसे को इशूअर को देगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब ये सुनना एक बढ़िया कंसेप्ट है। एक छोटा सा अमाउंट 1% ऑफ द इशू साइज का 1% कंपनीज को डिपॉजिट करना होता है विद स्टॉक एक्सचेंज। कंपनीज को, सेबी नहीं। अरे सेबी से कुछ रिफंड होगा क्या कभी? नहीं, ये रिफंड करना पड़ता है, ठीक है ना। दिस इज अ डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब ही रिफंड होगा ना। So 1% of the issue size has to be deposited with stock exchange prior to issue for the purpose कि कल को अगर ये कंपनी लेटर स्टेज पे बोलती है कि चलो हमें तो लिस्ट नहीं करना है, लिस्टिंग हो ही नहीं पाती किसी कारण से, तो जो स्टॉक एक्सचेंज का टाइम कंज्यूम हुआ, स्टॉक एक्सचेंज इसमें से थोड़ा पैसा कट करके और वापस दे देगा पैसा। स्टॉक एक्सचेंज की इनकम का है, जब आप लिस्ट हो गए और लंबे समय तक लिस्टेड रहे तो एवरी ईयर आप एनुअल फीस देते हो स्टॉक एक्सचेंज को। बट अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज की इतनी फॉर्मेलिटीज में टाइम वेस्ट तो किया, बट बाद में आप किसी नॉन कंप्लायंस के कारण आप लिस्ट ही नहीं हो पाए, तो स्टॉक एक्सचेंज पहले ही आपसे एक डिपॉजिट लेके रखता है कि अगर कल को आप लिस्ट नहीं हुए तो यहां से वो अपने खर्चे काट लेगा और बचा हुआ पैसा वापस दे देगा। और अगर आप लिस्ट हो गए तो ठीक है ना, तो इसमें से फीस वगैरह एडजस्ट करके बचा हुआ पैसा वापस दे देंगे आपको। दिस इज डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। बस गलती क्या कर लोगे आप लोग के दिमाग में बाय डिफॉल्ट आएगा द डिपॉजिट सेबी, कि कोई भी पैसा मांगता हो सेबी ये लो, आप सीधे सेबी को पैसे देने को रेडी हो। नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज टू बी गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज। हाउ मच? 1% ऑफ द इशू साइज। ठीक है। फास्ट ट्रैक एफपीओ, अगर हमारी कंपनी का एफपीओ आ रहा है और उसके अंदर हमको ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, तो उसे कहते हैं हम फास्ट ट्रैक एफपीओ। कौन सी कंपनी एलिजिबल है? जिनका प्रमोटर सलीम है। प्रमोटर से पॉइंट आता है, प्रमोटर के सारे शेयर्स डीमैट फॉर्म में होने चाहिए। सलीम एस से शो कॉज नोटिस नहीं हुआ है, सस्पेंड नहीं हुआ 3 सालों से, आप सेटलमेंट मैकेनिज्म आपने यूज नहीं किया पिछले 3 सालों में। ए, ऑडिट क्वालिफिकेशन था आपका, तो उसके अंदर आपने रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दी है। आई, एल, अरे सही बात है ना, एल आएगा ना, सलीम, सहीम थोड़ी होगा, सही बात। एल should be listed for at least 3 years, compliance with LODR for 3 years. I, investor grievances received up till the end of last quarter, 95% of them have to be resolved. M, market average market capitalization should be 1000 CR for public issue and 250 CR for right issue. ठीक है,
इसके बाद में 3 पॉइंट एक्स्ट्रा, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये मेन पॉइंट हो गया, फिर एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है द, क्या पॉइंट था, एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर, एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर, एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर, हाँ आगे जाता हूं मैं, annualized trading turnover should be at least 2% of the weighted average number of shares. And next is annualized delivery based trading turnover should be at least 10% of the annualized trading turnover. खत्म बात, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हमारा सेकेंड माइलस्टोन भी हो जाता है खत्म। क्या माइलस्टोन है, हा तूफान। इसके बाद में जो बचता है वो तो मेन प्रोविजन है ही नहीं। चैप्टर 2 और 4 जो आईपीओ एफपीओ के मेन प्रोविजंस थे वो यहां पे हो जाते हैं, और फिर आता है हमारा स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजन के अंदर हमें चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, 9, 10 इनका ब्रीफ ओवरव्यू लेना होता है। चलो चलिए आ जाते हैं यहां पे। प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है? प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल इशू ऐसा इशू होता है जिसके अंदर हम प्राथमिकता दे रहे हैं किसी को। प्रेफरेंशियल इशू प्रेफरेंशियल इशू एक ऐसा इशू होगा जिसमें 4 कंडीशन सेटिस्फाइड चाहिए अपन को। प्रेफरेंशियल इशू इज एन इशू बाय अ लिस्टेड इशूअर ऑफ issuing specified security to selected investor or selected group of investor on private placement basis. Listed issuer issuing specified security to selected investor on private placement basis refers to preferential issue. Preferential issue के बारे में ये 4 चीजें लिखना जरूरी है। A listed issuer issuing specified securities to selected investor or selected group of investor on private placement basis as per chapter 5 of ICDR regulation and which does not include ESOP, ESPS, share equity shares और depository receipt। OR नहीं है वो DR है। कैसी बातें करते हो आप लोग, मेरे को लगा 1 सेकंड के लिए वो OR है और मैं संभल गया। ठीक है, दिस इज DR, depository receipt, एकदम सिंपल। तो ये 4 नहीं होना चाहिए क्योंकि चारों दिखने में आपको लगेगा कि ये तो प्रेफरेंशियल इशू ही है, बट नहीं, इनके अपने अपने प्रोविजन होते हैं। ESOP, ESPS, स्वेट इक्विटी शेयर्स और डिपॉजिटरी रिसीट ये नहीं होंगे। एक बार लास्ट टाइम वापस प्रेफरेंशियल इशू का डेफिनेशन। प्रेफरेंशियल इशू मतलब व्हेन अ लिस्टेड इशूअर इज इशूइंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज to selected investor or selected group of investor on private placement basis which does not include ESOP, ESPS, sweat equity shares or depository receipt, and we are making this as per chapter 5 of ICDR regulation. That अब जो हमारे सिलेबस का क्वेश्चन आता है वो है कंडीशंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू। क्या अगर प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या कंडीशंस कंप्लाई करने की जरूरत है? सबसे पहले हमारा जनरल कंडीशन, शेयर्स हैव टू बी फुली पेड अप, you have to pass a special resolution, you have to comply with continuous listing condition and LODR regulation, and the shares should be in demat form, in principal approval from stock exchange, you have to obtain PAN from all the allottees, and last, promoter director should not be fugitive economic offender, and you should not have any outstanding dues from SEBI, stock exchange and depositories. ये आखिरी के 2 पॉइंट को एक्स्ट्रा मानते हैं। तो पहले जो 6 पॉइंट है वो याद हो जाने चाहिए। इन 6 में भी 3 इजी 3 डिफिकल्ट है। पहले 3 इजी है, दिमाग में शेयर हैव टू बी फुल, कहीं भी लिख के आ जाओ। क्वेश्चन पेपर लेट मिल रहा है, लिख देना आंसर में शेयर हैव टू बी फुली पेड, शेयर हैव टू बी फुली, शेयर हैव टू बी, हर पेज पे लिख दो एक बार शेयर्स हैव टू बी फुली पेड, तो कहीं भी काम आ जाएगा ना। अरे ऐसे लिख के ले जाओ, स्टाम्प पे चिपका देना हर जगह पे शेयर हैव टू बी फुली पेड अप, शेयर्स हैव टू बी फुली पेड अप इज गोइंग टू बी वेरी इजी, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो ये तो दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। शेयर्स हैव टू बी फुली पेड अप। एक फुद्दू सा दोस्त था मेरा, है ना, हिमांशु नाम था उस व्यक्ति का। लॉ के पेपर के अंदर क्या होता था पहले, ILS पुणे यूनिवर्सिटी के लॉ पेपर्स में इट वाज वेरी एक्सपेक्टेड, वही 15-20 क्वेश्चन घुमा फिरा के वापस देते रहते थे, वो इतना रिपीट होता था ऐसा। तो एक क्वेश्चन आता था फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री पेपर में, रिवोल्ट ऑफ 1847-57 में हुआ है ना, 57 ना, हाँ, तो दोनों में से एक रिवोल्ट 57 का रिवोल्ट था। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे 2-3 में से जो आते ही आते थे। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 उसको पता था आने वाला है, तो वहां पे क्या करते थे वो क्वेश्चन पेपर पहले, आंसर शीट पहले दे देते थे कि आप रोल नंबर वगैरह भर लो, ठीक है। फिर जब एग्जैक्टली पेपर में 3 घंटा 15 मिनट बाकी हो गए तब वो क्वेश्चन पेपर देते थे। फिर 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ो, पर लिखना शुरू। फिर तो आंसर शीट तो आधे घंटे पहले मिल गई है कि भर दो, तो उसने आंसर शीट पहले भर दी पूरी, वो 2 मिनट में काम हो गया, फ्री बैठा था। उसने कहा सुन, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसने खोला,
धड़ 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 3 पेज, क्वेश्चन पेपर मिला नहीं अभी तक, लिख दिया उसने रिवोल्ट ऑफ ये जो था अपना पूरा धपाधप 3 पेज तक का, और वो फिर बन के बैठ गया, वो एकदम ऐसे खड़ा है कि अब तो क्वेश्चन पेपर आएगा और मैं 3 पेज आगे आऊंगा। पर क्या होता है, मैं ये बता रहा हूं, मतलब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं आया होगा। अगर आया होता तो मैं ये बोलता ना कि मैंने लिखा है, लेकिन नहीं, जब स्टोरी ऐसी मेरे दोस्त की है तो मतलब वो क्वेश्चन नहीं आया होगा। वो क्वेश्चन पेपर में आया ही नहीं। जितना समय बचाना था उतना तो दिमाग खराब हो गया उस समय पे। फिर सबसे पहला संघर्ष ये था कि इसको कट करें, पर कट करेंगे तो पहले 3 पेजेस कट किया हो तो कैसा गंदा सा लगेगा। तो अब क्या था कि उसमें एक कंसेप्ट होता है सिनॉप्सिस लिखने का। सिनॉप्सिस आपको नहीं पता होगा शायद से। जब ऐसे बढ़िया 12-12, 15-15 मार्क्स के आंसर लिखने होते हैं तो आप एक पेज का तो उसका सिनॉप्सिस बनाते हो कि मैं पूरा आंसर में क्या लिखने वाला हूं। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो सिनॉप्सिस पहले नहीं लिखते, वो सिनॉप्सिस का पेज खाली छोड़ते हैं, पूरा 10 पेज का, आपको 10-10 पेज का एक आंसर लिखना पड़ता है। 16-16 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, तो 10 पेज का आंसर लिख देते हैं। पूरे 10 पेज का आंसर कंप्लीट करने के बाद में वो देखते हैं हमने क्या क्या लिखा और उससे वो बनाते हैं सिनॉप्सिस। तो इस व्यक्ति ने भी सिनॉप्सिस नहीं लिखे थे और 3 पेज का आंसर लिख दिया था। अब एक पेज खाली दिख रहा है, तो अब उस पर क्या करें। तो एग्जाम में क्वेश्चन ढूंढा जो किसी तरह से इस कंटेंट से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि पहले 3 पेज कैसे कट कर देगा एक व्यक्ति यार, आंसर शीट शुरुआत में ही। फिर एक क्वेश्चन ढूंढा जो जैसे तैसे इससे कनेक्ट होगा, फिर एक पेज के सिनॉप्सिस को छोड़ के जो क्वेश्चन था उसको इस 3 पेज से कनेक्ट करने की कोशिश की एक पेज तक, कि देखो ऐसा है, ये सब भी सही बात है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, लेकिन तुमको पता है क्या कि इस साल में क्या हुआ था। और फिर वो कनेक्ट किया, फिर 3 पेज के बाद में रेलेवेंट आंसर लिखने की कोशिश की। बहुत अच्छा है। कैसा है जीवन में कभी कभी क्या क्या करना पड़ता है। चलो आते हैं यहाँ पे। तो आप लोग भी शेयर्स हैव टू बी फुली पेड अप लिख सकते हो, पर लिख के रिस्क मत लेना। पता चला ऐसा आया कि बस शेयर्स फुली पेड अप ही नहीं हो पा रहे वहां पे। चलिए 3 पॉइंट यहाँ पर ऐसे जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। Shares have to be fully paid up, shares should be in demat form and in principle approved from stock exchange। मैंने टिक किया हुआ, इन तीनों में दिमाग ही नहीं लगाना है। Shares have to be fully paid up, in principle approved to stock exchange and shares have to be demat form। ये तो कहीं भी लिखना है, 3 ही तो पॉइंट पड़े। Special resolution has to be passed, you have to comply with continuous existing condition and LODR regulation and obtain plan from the allottees। यही 3 याद रखना रहा। डन। इसके बाद में 2 पॉइंट जो और एडिशनली हमने पढ़े वो हो गए, प्रमोटर डायरेक्टर शुड नॉट बी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ये भी एक यूनिवर्सल एक्सेप्शन है, ये आप कहीं भी लिख सकते हो। कोई भी इशू, बोनस इशू तक इन लोगों को अलाउड नहीं होता है। कोई भी इशू, राइट इशू वगैरह बाकी कोई भी कर सकता है। मैं बता रहा हूं, जिन कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है उनको अलाउड है, उनको भी अलाउड है। उनको आईपीओ लाना अलाउड नहीं है, लेकिन उनको भी राइट इशू वगैरह अलाउ कर देते हैं बात के। लेकिन जिन कंपनीज के प्रमोटर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है उनको कुछ भी अलाउड नहीं है। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्शन, मतलब इज एन एक्सेप्शन दैट यू कैन यूज एनीवेयर। ऐसा। चलो, और लास्ट में अगर आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है फ्रॉम तीनों चैप्टर हमारा, एससीआरए, डिपॉजिटरीज और सेबी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और सेबी, इनमें से किसी से भी कोई ड्यूज बाकी तो भी आप लेके नहीं आ सकते। 3+3+2 ये कंडीशन से वो प्रेफरेंशियल इशू। चलो आते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। वेरी इजी। अब इसकी डेफिनेशन कैसी आती है। अ लिस्टेड कंपनी, ऊपर था इशूइंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, यहां पे आ जाएगा इशूइंग एलिजिबल सिक्योरिटी। तो वहां स्पेसिफाइड, यहां एलिजिबल। लिस्टेड इशूअर इशूइंग एलिजिबल सिक्योरिटी टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। 4 ही पॉइंट है। प्रेफरेंशियल इशू में कहते हैं हम लोग लिस्टेड इशूअर इशूइंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू सिलेक्टेड इन्वेस्टर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। यहां पर कहते हैं हम लिस्टेड इशूअर इशूइंग एलिजिबल सिक्योरिटी क्वालिफाइज इंस्टीट्यूशनल बायर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। इसे कहेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसके अंदर सिंपल सी कंडीशंस हैं। अब इसमें जो दिमाग नहीं लगाने, 2 कंडीशन, इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। क्योंकि ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़ा है ना, तो अब ऑब्वियस हो गया वो। यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन जिसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर 365 डेज एंड देन द इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू स्टॉक एक्सचेंज। अब एक्स्ट्रा पॉइंट यहां क्या पड़ा है, जिस भी कंपनी को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करना है, द शेयर्स शुड हैव बीन लिस्टेड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। 1 साल तक लिस्टिंग कंपलसरी है, और एक बार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हुआ तो 2 हफ्तों तक वापस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट नहीं कर सकते। और हमारे यूनिवर्सल एक्सेप्शन को लाके हमने यहाँ पे रख दिया दैट प्रमोटर डायरेक्टर शुड नॉट बी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो यहाँ पे नए पॉइंट 2 पड़े, 1 साल तक लिस्टेड होने चाहिए, और एक बार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हो तो 2 वीक तक वापस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद में कुछ स्पेशल चीज है, ये है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब ये कहते हैं कि स्पेशल टाइप का क्यूआईपी होता है कभी कभी, जहां पे आपको 1 ईयर का लिस्टिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, ये दोनों कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल टाइप का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है जिसके अंदर आपको द शेयर शुड हैव बीन लिस्टेड फॉर 1 ईयर एंड यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, दोनों को कंप्लाई नहीं करना है। ये कब होता है,
when you are doing qualified institutional placement to satisfy minimum public shareholding. आपका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वायलेट हो चुका है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको करना पड़ रहा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो वहां पर आपको मिनिमम जो लिस्टेड पीरियड 1 ईयर का है और एसआर पास करने की कोई जरूरत नहीं है. ये हो गए 2 छोटे छोटे चैप्टर्स. फिर अब आए सबसे मतलब यूजलेस चैप्टर आ गया. चलो एकदम है ना, आंखें बंद कर लो सब लोग, ये टॉपिक आंखें बंद करके पढ़ेंगे. ए आंखें खोलो. क्या आंखें बंद कर ली मैडम? आंखें खोलो. क्या है ये? आप ये सारी बातें मान रहे हो आप मेरी? इधर आओ. चलो पढ़ाई पे ध्यान देंगे. चलो पढ़ाई पे ध्यान देंगे हम लोग. वो बच्ची बोल रही है सर पहली बार आपने मुझे बोला और ये बोला आपने. चलो नहीं आप बात करो आराम से. चलिए यहां पर आते हैं हम लोग. आईपीओ ऑफ आइडिया, ये कभी यूज ही नहीं होगा ना, क्योंकि भारत में आइडिया है ही नहीं. आज तक एक कंपनी आई है, अगली बार जब आएगी तब का तब देखेंगे. तो ये प्रोविजन एकदम ऐसे धूल खा रहे हैं. बट यू नेवर नो, हमारा जो पेपर सेटर है वो वहीं धूल में घूम रहा हो. तो हमें तो सब चीजें पढ़कर रखनी है. तो यहां पर आता है आईपीओ ऑफ आइडिया. आइडिया का जब भी आईपीओ आएगा तो कह रहे कुछ कंडीशंस हैं. सबसे पहले आइडिया क्या होता है? इंडिया के बाहर की एक कंपनी, एक फॉरेन कंपनी होगी जो इंडिया में आके ओवरसीज, इंडिया में आके एक डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बैंक को, इंडिया में आके डिपॉजिटरी बैंक को अपने शेयर्स अलॉट कर देगी और फिर उनके डिपॉजिटरी रिसीट बन के इंडियन इन्वेस्टर को मिलेंगे. इन समरी, अगर इंडियन इन्वेस्टर्स को फॉरेन कंपनी के शेयर चाहिए तो वो खरीद सकते हैं उन फॉरेन कंपनी के शेयर्स बहुत कन्वीनियंटली जो इंडिया में आके आइडिया इशू किए हैं. लेकिन ऐसी कंपनीज है ही नहीं. बट अगर कोई करना चाहती है तो लॉ क्या है ये बता रहे हैं. लॉ ये है कि कोई भी अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में आके आइडिया इशू करना चाहती है तो एलिजिबिलिटी है, दे शुड बी लिस्टेड फॉर 3 years इन देयर होम जुरिसडिक्शन. वो जहां के भी हैं वहां पे दे शुड बी लिस्टेड फॉर एटलीस्ट 3 years. सेकंड, दे आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी रेगुलेटर. उनको उनके लोकल रेगुलेटर ने प्रोहिबिट किया नहीं है. थर्ड, दे हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस इन होम कंट्री. वहां के नालायक लोगों के शेयर्स थोड़ी ना लेंगे हम, तो वो अपने होम कंट्री में कैसे होने चाहिए? कंप्लायंट लोग होने चाहिए. एंड लास्ट इज द प्रमोटर डायरेक्टर शुड नॉट बी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक. आ रहा है परमानेंट लोग डाल दो. प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होने नहीं चाहिए. तो ये हो गए हमारे 4 एलिजिबिलिटी कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर आईडीआर तभी इशू कर पाएगी अगर वो ये चारों कंडीशन कंप्लाई करती है. लिस्टेड है फॉर 3 years, नॉट प्रोहिबिटेड बाय द रेगुलेटर, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस एंड प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं. चलो फिर आते हैं, जब वो इंडिया में आके आईडीआर इशू करेंगे तो आईडीआर के इशू पे क्या कंडीशन है? ये तो कंपनी का एलिजिबिलिटी हो गया. अब इशू की कंडीशंस होगी कि जब इशू आ रहा है आईडीआर का, इनके पीछे जो अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स है उस कंपनी के, दे शुड बी लिस्टेड. इशू शुड बी मिनिमम ऑफ 50 CR. ओनली वन डिनोमिनेशन ऑफ आईडीआर, मल्टीपल डिनोमिनेशन नहीं हो सकते. एंड जो अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स है वो लिस्टेड तो होने चाहिए, साथ में उनके पास परिपशु पावर होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके जो दूसरे इक्विटी शेयर्स है दे हैव मोर राइट्स एंड जो इक्विटी शेयर इंडिया में इशू किए दे हैव लेस राइट. ऐसा होना नहीं चाहिए. दे शुड हैव इक्वल फुटिंग, दे शुड बी ऑन इक्वल फुटिंग. इजी. फिर लेकर आए कि इन आईडीआर के इशू पे कुछ जनरल कंडीशन भी होती है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल ले लो, इन डीमैट फॉर्म होना चाहिए. फिर 2.75% फर्म अरेंजर्ड फाइनेंस वाला पॉइंट एंड 25% जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. अब यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट नहीं है, जो है यही है, इतना सा पॉइंट है. अच्छी चीज क्या है, आपने एक बार पढ़ा वही चीज रिपीट होती रहती है. तो आईडीआर को लेके 3 चीजें हमने पढ़ी. इश्यूअर की एलिजिबिलिटी के 4 पॉइंट, आईडीआर के प्रोविजंस के 4 पॉइंट और 4 जनरल कंडीशंस. कितना इजी है. और इसके बाद में आप देखो ना, एकदम धूल में भी आप और जो जहां और धूल है उसके अंदर जा रहे हो, ऐसा निकाल रहे हो धूल आप, धूल के एकदम. अब राइट इश्यू ऑफ आईडीआर, आईडीआर का कोई आईपीओ नहीं कर रहा है, आप जाकर राइट इश्यू करवा रहे हो उनका. ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, 2 चीज पढ़ा रहे हैं राइट इश्यू ऑफ आईडीआर में. इन एलिजिबिलिटी कि कौन व्यक्ति है जो आईडीआर का राइट इश्यू नहीं कर सकता. बोले कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा मत पूछो कौन है. पहले तो एक परमानेंट पॉइंट लिख दो, प्रमोटर डायरेक्टर आर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. बहुत ही भारी. उसके बाद में if any company which has done material breach of listing agreement LODR or of depository agreement. तो किसी भी एक कंपनी ने पहले आईपीओ किया था और उसके बाद में मटेरियल ब्रीच किया है. हमारे यहाँ पे उन्होंने आईडीआर का आईपीओ तो किया था, जिसके अंदर मटेरियल ब्रीच कर रहे हैं लिस्टिंग अग्रीमेंट या डिपॉजिटरी अग्रीमेंट का, तो हम उनको राइट इशू करने नहीं देंगे. तो ये 2 लोग हैं जो राइट इशू नहीं करना चाहते. कोई करना भी नहीं चाहता, ये नहीं कर सकते, क्या हुआ. इसके बाद में हमारे चैप्टर के आखिरी 2 टॉपिक आ जाते हैं, आईपीओ बाय एसएमई एंड आईजीपी. तो एसएमई का चैप्टर है चैप्टर 9 एंड आईजीपी का चैप्टर है चैप्टर 10. अगर हमें किस्मत से ये चैप्टर याद हो जाते हैं तो एग्जाम में एग्जामिनर को लगेगा कि ये तो बहुत भारी है, क्योंकि इसको चैप्टर भी पता है. तो अगर आईजीपी का चैप्टर 10 है, एसएमई का चैप्टर 9 है, ये आईडीआर के राइट इशू का चैप्टर 8 है,
तो राइट आईडीआर के आईपीओ का चैप्टर हो गया 7, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का चैप्टर हो गया 6 और प्रेफरेंशियल इशू का चैप्टर हो गया 5। अरे आप इमेजिन करो ना कि ऐसा आपका आंसर शुरू हो रहा है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल धड़ विच इज एज पर चैप्टर नंबर 6 of SEBI issue of capital disclosure requirement regulation 2018। अरे वो खड़ा हो जाएगा कॉपी चेक करते करते, ऐसे क्या लिखा है इसने ऐसा। तो आप सोचो एकदम चैप्टर लिख के आपने दिया, आपको पता है ना कि आपको कुछ नहीं आता, उसको थोड़ी ना पता है। तो एकदम भारी चैप्टर उसको लगे एकदम चैप्टर रेगुलेशन एकदम बेरेक्ट सी पढ़ता होगा और एकदम तूफान एकदम भारी। चलो आ जाओ, जस्ट आई एम जस्ट किडिंग, चलो यहाँ पे आ जाओ। यस, उसके अंदर आईपीओ ऑफ एसएमई, आईपीओ ऑफ एसएमई के ऊपर आ जाते हैं। आईपीओ ऑफ एसएमई कि एसएमई पे अगर कभी भी आईपीओ लेकर देयर आर सर्टेन कंडीशंस टू बी कंप्लाई, जैसे कि सबसे पहले और दूसरे पॉइंट में तो यही कंफ्यूज है। ये कहते हैं आईपीओ ऑन एसएमई, एसएमई वो लोग आईपीओ लेकर आ सकते हैं जिनका पेड अप कैपिटल इज अप टू 10 करोड़। हमने कहा ठीक है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़। थोड़ी देर बाद बोले रुको 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 रुको, हाँ रुके बताओ क्या करना है। वो बोल रहे हैं पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, पर इट शुड बी लेस देन 25 CR। हमने कहा ठीक है। तो 2 पॉइंट बनते हैं कि एसएमई पे वो लोग इशू लेकर आ सकते हैं जिनका पेड अप कैपिटल इज अप टू 10 CR। Even those whose paid up capital is more than 10 CR but up to 25 CR, they can also come up with their issue on SME। 2 पॉइंट, हमने लॉजिक भी पढ़ा था क्यों ऐसा। फिर आ गया SEBI does not issue any observation on the offer document, कि यहाँ पे SEBI ऑफर डॉक्यूमेंट का ऑब्जर्वेशन इशू नहीं करता। सही बोलता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास ऐसा, क्योंकि ये क्या है 5 करोड़ 10 करोड़ 15 25 करोड़, बोले इतनी तो फीस दे लेता हूँ मैं मेन बोर्ड के इशू से, क्या है तुम्हारा इतना इशू आ रहा है और इस पर मैं साइन देके तुम्हें गलतियां निकाल के बताऊंगा, जो है सही है भेज दो लोगों को। तो SEBI यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इशू नहीं करता है, पर आप SEBI को फाइल तो करते हो ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, जिसके साथ में मर्चेंट बैंकर अपना ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट देता है कि यहाँ पे सब कुछ सही है। ये मर्चेंट बैंकर SEBI रजिस्टर्ड ना, तो यहाँ पे मर्चेंट बैंकर थोड़ा एक्टिव रोल प्ले करके चेक करता है। उसके बाद में IPO should be 100% underwritten, that is easy। Next point is nice, you need to appoint a market maker for at least 3 years। You will have to do market making for 3 years। market making हमने पढ़ा था, you appoint an intermediary जो कि बायर के लिए सेलर और सेलर के लिए बायर बन जाता है। हा क्या बात है। चलो, मिनिमम एप्लीकेशन साइज इन आईपीओ एंड ट्रेडिंग लॉट शुड बी 1 लाख रुपीज, कि इसके अंदर किसी व्यक्ति को मिनिमम अप्लाई करना है तो मेन बोर्ड के लिए मिनिमम अप्लाई करने का पॉइंट हो जाता है 10 से 15 हजार के बीच में होना चाहिए। वहीं एसएमई पे मिनिमम अप्लाई करना होगा 1 लाख रुपए का एप्लीकेशन आएगा और ट्रेडिंग लॉट भी 1 लाख रुपए के आसपास रहेगा। और लास्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर कोई एसएमई पे लिस्टेड और वो मेन बोर्ड पे जाना चाहता है तो वो जा सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तूफान। और इसी के साथ में लास्ट आता है IGP, which is given under chapter number 10 of SEBI ICDR regulation 2018। IGP, it is very nice, very nice, very nice। तो IGP पे कौन लिस्ट होते हैं? सबसे पहली चीज याद होना चाहिए, those startups which intensively use technology, information technology, intellectual property, data analytics, biotechnology, nanotechnology, जो इन सबको इंटेंसिवली यूज करते हैं टू प्रोवाइड प्रोडक्ट सर्विस और बिजनेस प्लेटफॉर्म, ऐसे स्टार्टअप के लिए आईजीपी बनाया। तो आईजीपी इज मेड फॉर स्टार्टअप व्हिच इंटेंसिवली यूज टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड प्रोडक्ट सर्विस और प्लेटफॉर्म्स। फिर इनके कुछ कंडीशंस हैं। पहला और सबसे मेन कंडीशन आता है कि आईजीपी पे आप इशू सिर्फ तब ला सकते हो जब आपके टोटल शेयर्स का कम से कम 25% प्री आईपीओ, प्री इशू has been held by qualified institutional buyer और IGP investors और SEBI specified investors, बड़े बड़े इन्वेस्टर। तो अगर आपकी कंपनी का 25% बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने होल्ड कर रखा है, लाइक QIB, IGP इन्वेस्टर और SEBI specified investor, तभी आप यहाँ पे IPO ला सकते हो। फिर छोटी छोटी चीजें, मिनिमम इशू साइज इज 10 CR, तो 10 करोड़ का इशू लेकर आ सकते हो। मिनिमम सब्सक्राइबर शुड बी 50 लोग हुए तो भी चलेगा। एंड मिनिमम एप्लीकेशन मिनिमम ट्रेडिंग लॉट इज 2 लाख रुपीज। जैसे एसएमई के अंदर मिनिमम ट्रेडिंग लॉट एंड एप्लीकेशन साइज इज 1 लाख रुपीज, यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन एंड ट्रेडिंग अमाउंट इज 2 लाख रुपीज। मेन बोर्ड पे याद रहा ना, स्टॉक एक्सचेंज के मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं, मेन बोर्ड, एसएमई, आईजीपी। मेन बोर्ड की बात करूं तो मिनिमम एप्लीकेशन इज 10 से 15 हजार, एसएमई पे मिनिमम एप्लीकेशन इज 1 लाख रुपए एंड आईजी मिनिमम एप्लीकेशन इज 2 लाख रुपए। ट्रेडिंग लॉट में तो यूल बी सरप्राइज, आईजीपी पे 2 लाख, एसएमई पे 1 लाख, मेन बोर्ड पे देयर इज नो ट्रेडिंग लॉट। आप 10 रुपए का एक शेयर भी खरीद सकते हो। आज वोडाफोन, वीडियोकॉन का शेयर 14 रुपए का है, वोडाफोन का शेयर 10-12 रुपए का है, येस बैंक का शेयर 28-30 रुपए का है। आप 30 रुपए ऐसे दोगे, ऐसे 30 रुपए निकालो और ऐसे स्क्रीन पे रखो और वो शेयर दे देते हैं आपको। आप अपने बैंक अकाउंट से 30 रुपीज ट्रांसफर करोगे एंड यू विल गेट 30 रुपए का एक्सचेंज इन योर डीमैट अकाउंट।
मेन बोर्ड के ऊपर कोई ट्रेडिंग लॉट का फंडा ही नहीं कि इतना लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईपीओ में है कि 10 से 15 हजार का लेना पड़ेगा, बट उसके बाद जब आप सेकेंडरी ट्रेडिंग करते हो देयर इज नो मिनिमम लॉट, जितना लेना है उतना लो। आप 20 रुपए देखिए, 20 रुपए का एक शेयर ले सकते हो मेन बोर्ड पे, लेकिन एसएमई और आईजीबी पे ये नहीं है। एसएमई पे अगर आपको बाद में ट्रेडिंग लॉट भी लेना है तो कम से कम 1 लाख का लेना पड़ेगा, और सेम आईजीबी पे कम से कम 2 लाख का लेना पड़ेगा। मिनिमम एप्लीकेशन भी 1 लाख, मिनिमम एप्लीकेशन भी 2 लाख रुपए। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस। आई जस्ट वांट, हम ये वीडियो कितने समय में रिकॉर्ड कर पाए? 1 आवर 20 मिनट्स में मान लेता हूँ, ठीक है ना, 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है, सवा घंटे के अंदर रिकॉर्ड किया। इसको जब आप दूसरी तीसरी बार देखोगे, हमने तो अब आप इसको 1 घंटे से कम समय में देख पाओगे। 1 घंटे कम समय में 80% ऑफ द चैप्टर कंटेस्ट हो जाएगा। फिर मेहनत तो अपनी करनी पड़ेगी, बट 80% चैप्टर हम आराम से कवर कर पाए हैं। 80% भी अगर आपका हो जाता है 1 घंटे में आईसीडीआर, नथिंग लाइक इट। मेक श्योर ऐसे पढ़ते रहो, एक एक करके देखते होगे तो क्या है। अब अगर आप सिलेबस को देखो ना, तो सिलेबस में वन ऑफ द मोस्ट जटिल टॉपिक में से एक को आईसीडीआर मानते हैं। तो आप सोचो, ऐसे आपको सिर्फ 18 टॉपिक पे होल्ड चाहिए, और छोटे छोटे हैं। अरे सुनो, ये बहुत छोटा है। अभी आप सोचो, अभी आईसीडीआर आपको क्या बड़ा लग रहा है क्या? अभी अगर आप बैठो 2 घंटे में आईसीडीआर हो जाएगा। तो अब आईसीडीआर ऐसा कंप्रेस हो चुका है ऐसे, और ये बड़ा टॉपिक का कंप्रेशन है। छोटे टॉपिक देखो ना कैसे कैसे, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, फर्म, फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड, मैनिपुलेट, इतने से। तो क्या कोई बड़ा नहीं है? अगर आप जी जान से भिड़ जाओगे, फर्स्ट रीडिंग अगर आपने ईमानदारी से कर ली, तो आपको रिवीजन बहुत आसान जाता है। एग्जाम के एक दिन पहले हम जब कहते हैं ना सिलेबस रिवाइज नहीं हो रहा है, बिकॉज आपको याद होना चाहिए ना। अब अगर आप सोचो, आईसीडीआर के अंदर एग्जाम के एक दिन पहले आप पढ़ने बैठो, मिनिमम एलिजिबिलिटी। अब अगर आप ऐसे रीड करोगे, ओके 3 करोड़ मिनिमम नेटवर्थ, 1 करोड़, ये तो टाइम लगेगा ना। पर अगर आप बुक बंद करके ऐसे, हाँ एलिजिबिलिटी, और आप बोल सकते हो कि अरे हाँ हमारा नेट टेंजिबल एसेट शुड बी 3 करोड़, जिसमें नॉट मोर देन 50% शुड बी इन मॉनेटरी फॉर्म, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी 15 करोड़ विद प्रॉफिट इन ईच ईयर, मिनिमम नेटवर्थ शुड बी 1 करोड़ इन ईच 3 प्रीसीडिंग ईयर। तो आपको फिर बुक खोल के हाँ 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 और आगे बढ़ जाओगे ना, की तो यही है ना। अब लेकिन अगर आप उसको एग्जाम के एक दिन पहले पूरा ही रीड करके याद कर रहे हो, तो टाइम लगने वाला है। तो इतना अच्छे से फर्स्ट रिविजन करो आप कि आपको सब्सटैंशियल चीजें कंठस्थ हो जाए। जो ओवरव्यू है चैप्टर का, वहीं से आप 50% चैप्टर उड़ा दो। फिर जो 50% आपको याद नहीं आ रहा है, सिर्फ उसको आपको खोल खोल के देखना पड़े, और जो आपने बोल दिया उसको रीड करने में फिर 10 सेकंड्स लगेंगे कि हाँ ये तो आता है आता है आता है, और जो याद नहीं आ रहा है उसी पे समय दो। अगर आप रिवाइज कर लिया अच्छे से, अरे देयर इज नथिंग, कुछ है ही नहीं, प्रेम से निकल जाएगा। पेपर सेटर हमसे एक कदम आगे रहने की कोशिश करेगा, वो और कॉम्प्लिकेटेड पेपर बनाएगा। पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहला स्टेप है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड। वो क्लास में रेगुलर बैच में समय देते हैं हम लोग। रेगुलर बैच में हम एक चीज को 100% समझने की कोशिश करते हैं, उनके वेबसाइट्स पे जाके देखते हैं, रियल लाइफ में क्या चल रहा है सब देखते हैं। तो हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद में पॉइंट्स याद भी होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम एक ब्लेंड आएगा। एग्जाम में सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के थोड़ी ना आएंगे कि कंसेप्ट से हो जाएंगे। हमने देखा कि एग्जाम में 1-1 मार्क के क्वेश्चन भी जो कंसेप्चुअल है, साथ में 4-4, 5-5 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, पर वो याद करने वाले क्वेश्चन है। तो अगर ये भी कर लिया अच्छे से, कंसेप्ट क्लास में कवर्ड है, क्विक रिविजन के माध्यम से चीजें याद भी हो जाती है, अभ्यास शीट के माध्यम से लिख भी लेते हो, तो हम एक परफेक्ट रेडी होते हैं। फिर हम कह सकते हैं that we have given our 100% for the examination। और अगर एक भी जगह पे कम है, तो फिर तो पासिंग परसेंटेज के अंदर हम रह जाते हैं। बस तो पूरी ताकत लगा के रखेंगे। काफी इजी था। चलो खेलो कूदो ऐश करो एक बार के लिए। यस।